चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे आज गंगा किनारा घाट पे जो आपका टेस्ट हुआ है मॉर्निंग में, उसी का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें 6 to 8 के 40 क्वेश्चन साइंस का डिस्कशन आपका होगा और हम लोग देखेंगे कि 40 क्वेश्चन से हम लोग को बहुत कुछ सीखना है क्योंकि क्वेश्चंस आपका बेहतरीन है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से जुड़ जाइए और सेशन को जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे आपके सेशन का। सभी लोग एक बार जुड़ जाइए फटाफट करके, मेरी आवाज जा रही होगी। सालू सिंह हेलो सर, चलिए नमस्ते। रिमझिम जी, नीतीश कुमार, चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। और हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सेशन का। आप सभी लोग जुड़ जाइए और शुरू करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये मिश्रण से यौगिक की बात कर रहा है। नहीं तो मेरे भाई यहां पर मिश्रण से यौगिक को, मिश्रण से किसको, तो यौगिक को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का जो प्रक्रम होता है वो आपसे पूछा गया है। देखिए, आप फिल्टर करके आप अलग नहीं कर सकते हैं। फिल्टर किसको करते हैं? फिल्टर करना मतलब जो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको, या फिर तेल में कुछ गंदगी है तो उसको आप छान सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन ये किसी मिश्रण को अलग करने की ये कोई विधि नहीं है, उसमें से भी किसी यौगिक को निकालने की ये प्रक्रिया नहीं होती है। अब इसके लिए हम लोग रिफाइनमेंट करते हैं, रिफाइनिंग का एक प्रोसेस करते हैं। ये रिफाइनिंग का हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसको गर्म करके हम लोग क्या करते हैं, तो सेपरेट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, रिफाइनमेंट यानी कि शोधन का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कि जैसे तेल और पानी का मिश्रण होता है तो उसकी भी रिफाइनिंग होती है। नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि तेल में अगर पानी मिक्स है तो कंप्लीटली मिश्रण किया हुआ है और उसमें से तेल वाले कंपाउंड को अगर अलग करना है तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऊपर नहीं दे रखा है तो उसी को हम लोग रिफाइनिंग कहते हैं, उसी को रिफाइनमेंट कहते हैं, यानी कि शोधन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम आसान है। आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा। आपके यहां सामने CA3 और आपको कितना तो कहेंगे यहां पर PO4 का होल 2 आपको दे रखा है। और इसमें ये एक प्रकार का हमारा ये कंप्लीट हमारा क्या तो कहेंगे एक यौगिक है। यौगिक हम उसको कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट अगर जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यौगिक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कंपाउंड कहते हैं, यानी कि यौगिक कहते हैं। अब मामला यहां पर यह है मेरे भाई कि इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें हम लोग को ढूंढना क्या है, तो हम लोग को परमाणु की संख्या के बारे में पता करना है। तो एक यौगिक है जिसमें परमाणु की संख्या यानी कि एटम को बताना है कितने एटम से मिलकर के हमारा ये यौगिक बना है। कम से कम यौगिक बनने के लिए 2 परमाणु चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 2 से कितना भी हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे ये एक प्रकार का यौगिक है। परमाणु मतलब एक एक एलिमेंट हमारा एटम है, क्योंकि कैल्शियम कितना, कहेंगे कैल्शियम हमारा 3 है। हमारा फास्फोरस कितना, यहां होल 2, इसका मतलब फास्फोरस कितना होगा, कहेंगे 2 गो हो गया। ऑक्सीजन 4 गो है, 4 का गुना 2 यानी 4 दूनी कितना होगा, कहेंगे 8 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 8 5 कितना होगा, कहेंगे 13। इसका मतलब है ये कंपाउंड हमारा, ये यौगिक हमारा 13 परमाणु से मिलकर के बना है। इस क्वेश्चन के आंसर एकदम आसान थे, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन हमारे सभी भाई बहनों का बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करती है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S की बात करते हैं, या फिर हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करते हैं। इसकी तुलना में बोला गया, इन दोनों की तुलना में किसका, तो जल का क्वथनांक जो होता है असामान्य रूप से अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है तो हम लोग को समझना है। यदि हम जल की बात करते हैं इसका मतलब केमिकल फॉर्मूला H2O होता है और इसमें एक हाइड्रोजन, दूसरा इसमें हाइड्रोजन, और इसमें हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो इनको मिल गया है। लेकिन ऑक्सीजन के पास 6 जो था, तो कहेंगे अभी भी इसके पास 2 लोन पेयर बच गया है, एक यहां और दूसरा यहां पर बच गया है। तो इसमें 2 लोन पेयर हमारा हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बनता है जिसको हम लोग यहां पर बॉन्ड एंगल के नाम से जानते हैं, ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने डिग्री का होगा, याद रखना मेरे दोस्त 104 हमारा
5 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है इतने ही डिग्री पर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर बनता है। अब मामला यहां पर इस क्वेश्चन के लिए है मेरे भाई कि हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, यदि किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ज्यादा मजबूत होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कहेंगे मजबूत होता है। तो मेरे दोस्त यहां पर अगर हम बात करते हैं इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहां पर अगर इसकी बात करते हैं, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, अगर इसका हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा मजबूत है कहेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कहेंगे यहां पर ज्यादा होता है। किसकी तुलना में, तो हम कहेंगे H2S की तुलना में या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में हम कहेंगे इसका हाइड्रोजन बॉन्ड एकदम मजबूत होता है पानी का, याद रखना। इसीलिए उसका बॉइलिंग, जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहां पर बोला है कि क्वथनांक अगर अधिक है यानी बॉइलिंग पॉइंट अगर अधिक है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, कहेंगे यहां पर मजबूत होगा। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हमारा ऐसा होता है। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने दे रखा है और ये सामने आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है एकदम आपका लॉजिकल है। कह रहा 4 तत्व आपके सामने दे रखा है जिसकी परमाणु संख्या आपको मेंशन कर दिया है। जैसे कर फ्लोरीन की बात करते हैं, फास्फोरस की बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं और आर्गन की बात करते हैं। 4 एलिमेंट्स आपके सामने में है और इन चारों के बारे में आपसे पूछा गया मेरे भाई कि बता दीजिए किन 2 तत्वों के रासायनिक गुण यहां पर समान होंगे। देखिए रासायनिक गुण अगर समान होंगे ना तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा मेरे दोस्त कि अगर रासायनिक गुण समान होंगे इसका मतलब है कि उसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ही ग्रुप का होना चाहिए, वो एक ही ग्रुप का हमारा होना चाहिए तभी हमारा हो सकता है। यानी तो हम कह सकते हैं उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बराबर होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहां पर फ्लोरीन का, देखिए गौर से, यदि हम बात करते हैं फ्लोरीन की, या एक ही ग्रुप का होना चाहिए, आप ऐसे कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर यहां पर तत्वों के रासायनिक गुण, 2 तत्व के रासायनिक गुण अगर समान के रासायनिक गुण अगर समान होगा तो आप कहेंगे ये सेम ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो आप कहेंगे ये सेम ग्रुप का हमारा एलिमेंट होना चाहिए। ध्यान रखेंगे अगर कोई सेम ग्रुप का एलिमेंट यहां पर होना चाहिए, अगर सेम ग्रुप का एलिमेंट अगर हमारा होगा तो कहेंगे उसके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, तो कहेंगे समान होगा। अब आपको पता होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप का है, इसका मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप का है तो कहेंगे इन दोनों का रासायनिक गुण समान होगा। और ये सब अलग अलग है, ये सब अलग अलग है, इसीलिए इसके रासायनिक गुण क्या होंगे, तो डिफरेंट होंगे। तो याद रखना अगर किसी का भी रासायनिक गुण अगर एक समान होगा इसका मतलब वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट होंगे। तो आप देख लीजिए हम लोग एक हैलोजन फैमिली के नाम जानते हैं, एक हमारा हेलोजन फैमिली होता है। अगर हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हेलोजन फैमिली की बात करते हैं तो ये 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये किसका, तो कहेंगे यहां पर 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिसमें हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेंटाइन हमारा होता है। तो ये हमारा हेलोजन फैमिली का ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे दोस्त 17वां ग्रुप में अगर ये सारे एलिमेंट की बात करते हैं सभी का रासायनिक गुण समान होता है। ध्यान रखेंगे ये ग्रुप है ना तो सभी के रासायनिक गुण समान होंगे, ध्यान रखेंगे, और सबकी वैलेंसी भी बराबर होती है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए रासायनिक गुण समान होने के लिए ग्रुप का समान होना जरूरी है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन हमारा दोनों एक ही ग्रुप में है, इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दूसरे आवर्त के तत्व हमारे कौन से कथन सत्य होंगे। तो दूसरे आवर्त की बात कर रहा है, पीरियोडिक टेबल को आप उठा करके देख लीजिए और पीरियोडिक टेबल आप जानते हैं कि हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है, एकदम सिंपल है मेरे भाई। आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल आप बना लिया कीजिए, ऐसे बना लिए। इसके ऊपर में हमारा कौन सा होगा, कहेंगे यहां पर हाइड्रोजन होगा, इसके ऊपर में हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर हीलियम होगा। अब मामला यह है कि इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है इसको आवर्त कहते हैं। टोटल कितने आवर्त होंगे, 7। ये हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर फर्स्ट की हम बात करते हैं तो सेकंड तो इसके बाद वाला होगा। तो जब सेकंड होता है तो लिथियम से शुरुआत होता है, ह ली ना क रब सस फरियाद, और इसी तरीके से ये हमारा होगा। अब मेरे भाई यहां पर दूसरे की अगर हम बात करते हैं, दूसरा एलिमेंट हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर मान लेते कि यहां पर पहुंच गए, हम कहेंगे ये बे मग का सर ब। अब आपको समझना है यहां पर हम दूसरे आवर्त का क्वेश्चन में दूसरे आवर्त की बात कर रहा है, सेकंड आवर्त की बात कर रहे हैं। सेकंड आवर्त ये है, ये फर्स्ट आवर्त हो गया जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकंड आवर्त में हमारा यहां पर होगा तो हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट आवर्त में 2 हमारे एलिमेंट्स होंगे, सेकंड में 8 को होता है। कितने होंगे, 8। तो यहां से चलना शुरू करेंगे, यहां पर हमारा बोरोन फैमिली होगा।
यहां पर कौन होगा, कहेंगे यहां पर बोरोन फैमिली होगा, फिर कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फिर हेलोजन फैमिली होगा, फिर हमारा क्या होता कहेंगे हीनी, यहां पर यानी नियोन होगा। तो आप देख लीजिए 4 2 6 2 8, यानी कि दूसरे में 8 वो तत्व हमारे होंगे और पहले में 2 ही तत्व है। इसको आवर्त कहते हैं, ये आवर्त है। और ऊपर से नीचे ग्रुप होता है, तो ग्रुप की संख्या 18 होती है और आवर्त की संख्या टोटल कितने, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आवर्त होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। और ग्रुप कितने होते हैं, तो कहेंगे 18 को ग्रुप होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरे आवर्त की बात कही जा रही है, इसका मतलब हम घेर देते हैं यहां पर जिसके एलिमेंट के बारे में चर्चा कही जा रही है वो हमारा कौन होगा, कि यहां पर ये वाला एलिमेंट के बारे में बात कही जा रही है। ये सेकंड आवर्त का है। अब कह रहा है दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन हमारा क्या तो यहां पर सही है, उसको ढूंढना है। मेरे भाई पहला हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि समान ग्रुप में क्या होता है, तो कहेंगे परमाणु संख्या क्या होगा, समान ग्रुप में हमारा क्या होता है, कहेंगे उसके रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन आवर्त में रासायनिक गुण क्या होंगे, तो अलग अलग होंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है, कह रहा है इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मेरे भाई कि जब हमारा आवर्त में जाएगा, समान ग्रुप में संयोजकता बराबर होता है लेकिन आवर्त में डिफरेंट होता है, इसमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान नहीं होगा। आवर्त में कभी संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा समान नहीं होता है, इस बात को आप पहले ही काट दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये आंसर छट गया। समान ग्रुप में समान होता है, एक ही ग्रुप के सभी एलिमेंट का संयोजकता समान होता है, लेकिन आवर्त में अलग अलग हमारा है, अलग अलग हमारा ग्रुप का है, तो कहेंगे हमारा संयोजकता भी अलग अलग होगा। दूसरी बात, इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये तो सही है। अब यहां पर क्लियर कह दिया है कि इस सेकंड ग्रुप में जो है हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा सबका अलग अलग होगा, समान नहीं होगा। क्लियर है यहां तक, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कह रहा है कि लेकिन इनमें समान संख्या के में कोष होते हैं। हाँ, आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये समान संख्या वाले कोष हैं क्योंकि ये सेकंड आवर्त का है। इसमें भी हम कहेंगे दो, यहां पर लिथियम की बात करते हैं 2 को कोष होगा, यहां बेरिलियम की बात करते हैं 2 को कोष होगा, बोरोन में कितना, तो कहेंगे 2 को कोष होगा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन इस सब में हम कहते हैं कितना कोष होगा, तो कहेंगे 2 ही कोष होगा। तो आवर्त में हम कहेंगे कि सबका समान कोष होगा, ग्रुप में कहेंगे सबकी संयोजकता बराबर होती है, ग्रुप में कहेंगे सबके क्या होंगे, तो रासायनिक गुण समान होंगे। लेकिन आवर्त में आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि इसमें क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर समान कोष आपको मिलेंगे। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, हम आपको लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम में कितने, तो 2 3 होता है, तो पहली कक्षा में 2 जाएगा, दूसरी कक्षा में कितना, 1 चला जाएगा, 3 को हो गया। अगर आपको बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और उसके बाद बेरिलियम होता है, इसका मतलब इसमें 4 हो गया, तो पहली में 2 गया और दूसरे में भी कितना, तो देखिए इसमें भी 2 गो सेल है, इसमें भी 2 गो सेल है। इसी तरीके से आप बोरोन का भी देख सकते हैं, तो बोरोन का हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन का 5 होता है, ये हमारा 5 हो गया, इसमें 2 हो गया, बाहरी में 3 होगा, तो पहले में हमेशा 2 ही होगा, दूसरे में 8 होगा, नहीं है तो उतने कम ही रखेंगे। इस तरह से आप किसी का भी चेक कर सकते हैं। कार्बन का कितना, 6, तो पहले में 2 बचा कितना, तो कहेंगे 4, तो हम कहेंगे यहां भी 2 ही कोष बन रहा है। अगर नाइट्रोजन को चेक करना, जिसको चेक करना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे ये 2 और ये हमारा 5 हो गया। इसी तरीके से मेरे दोस्त ऑक्सीजन को भी चेक कर सकते हैं, 8, इसका मतलब 2 और हमारा 6 हो गया। इसी तरीके से आप यहां पर फ्लोरीन की बात कर सकते हैं, तो फ्लोरीन का 9, इसका मतलब है ये 2 और फिर 7 हो गया। और मेरे दोस्त यहां पर नियोन की बात करते हैं, इसका कितना होगा, कहेंगे 10 होता है, इसमें 2 और 8 हो गया। तो आप देखिए कि सभी में 2-2 सेल हैं, सभी में 2-2 सेल हैं, यानी कि आवर्त की बात करते हैं तो समान संख्या में क्या होगा, कहेंगे उसके सेल कोष होंगे। ये आपका सही है, समान संख्या में 2-2 कोष, 2-2 कोष तब में है, यानी कि इसमें 2-2। तो आवर्त में कोषों की संख्या समान होगी और ग्रुप में क्या होगा, तो कहेंगे रासायनिक गुण समान होंगे और उनकी वैलेंसी समान होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को, कहेंगे ये वाला जो चीज हमारा है ये स्टेटमेंट सही है और सही को चूज करना था, आपको ये आंसर मिलेगा। अगला भी चेक करेंगे, चूंकि ऑप्शन में डी और ई दोनों दे रखा है, इन्हें किसको मार के निकल लेंगे, हो सकता है कि नीचे कुछ लटका देगा और वो भी सही होगा, तो इसको भी चेक करेंगे। इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यहां तक तो सही बोल दिया, लेकिन आगे कहता है और इनमें समान संख्या में कोष नहीं होते, गलत कह दिया, इसलिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सही वाला खोजना था, आंसर करेंगे बी। तो कभी भी अगर 5 ऑप्शन के अगर क्वेश्चंस आते हैं, हम सभी भाई लोग को कहना चाहते हैं, अगर 5 ऑप्शन के अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो कम से कम कितने, कम से कम 3 ऑप्शन को बढ़िया से पढ़ना है,
इन्हें कि एगो सही है मार दिए, पता चला कि एगो लटका देगा लास्ट में, तो एक से अधिक भी आंसर हो सकता है। इसीलिए कभी ये गलती नहीं करना, ये छोटा मोटा गलती जो होता है आपके मार्क्स को कम कर देगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, समस्थानिक का एन बाय पी रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एन बाय पी रेशियो मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों की संख्या। अगर किसी भी एलिमेंट के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों की संख्या अगर बराबर होती है तो ऐसी परिस्थिति में वो हमारा स्टेबल होता है। और अगर कोई स्टेबल होगा तो हम कहेंगे वो रेडियोधर्मी नहीं होता, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। हमने आपको क्या बोला मेरे भाई, यदि एन बाय पी की अगर हम बात करते हैं, या एन बराबर अगर हमारा पी हो गया, तो ये किसको शो करता, कहेंगे स्टेबिलिटी को शो करता है। ये किसको शो करता, कहेंगे स्टेबिलिटी हमारा शो करता है। और ध्यान रखना है मेरे भाई, अगर कोई स्टेबिलिटी को शो करता है तो कहेंगे ये रेडियो एक्टिव नहीं हो सकता है, कहेंगे ये नॉट रेडियो एक्टिव होगा। ये आपको रेडियो एक्टिविटी को चेक करने का या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को चेक करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यहां से कहेंगे ये नॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारा होगा, ये नॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारा होगा, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारा नहीं होगा। अगर एन बाय पी बराबर नहीं हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बराबर नहीं होगा, हम कहेंगे वो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो सकता है। तो अगर हम आपसे सामने एग्जांपल के तौर पे आपसे लेना चाहते हैं, जैसे हम बोलेंगे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, द्रव्यमान संख्या 24 होता है। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी, तो कहेंगे यहां पर 12, तो और परमाणु की संख्या कितनी, तो कहेंगे यहां पर परमाणु की संख्या भी 12 है। अब मेरे दोस्त एन और पी बराबर हो गया, इसका मतलब ये स्टेबल है। ये कैसा है, तो कहेंगे स्टेबल है। तो आपसे बोला गया है क्वेश्चन में समस्थानिक की बात कही गई है, तो समस्थानिक कहना जैसे कार्बन है, तो यहां 6 और यहां पर 12। कार्बन का समस्थानिक ये भी होता है 6 और 14। तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न। अब इसके लिए अगर आप देखिएगा तो यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। कहिए कैसे, तो आप कहिएगा सर ऐसी परिस्थिति में ये प्रोटॉन की संख्या 6 है, घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 6 6 बराबर हो गया। इसमें देखिए गौर से, इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो हम लोग कहेंगे यहां पर ये हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा यहां पर कितना होगा, तो ये बराबर हमारा नॉट इक्वल टू हमारा होगा, क्योंकि यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी, तो हमारा 8 होगा और प्रोटॉन की संख्या 6 होगा, तो ये बराबर नहीं होगा। तो यहां पर समस्थानिक एन बाय पी का अनुपात अत्यधिक हमारा उच्च होता है, यानी कि ज्यादा होता है। इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम होगा। कह रहा किसको उत्सर्जन का स्थायित्व किया जा सकता है, किया जा सकता है, तो कहेंगे ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पर प्रोटोनों की संख्या को हम न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कर सकते हैं, तो बीटा का इमिशन करवाएंगे। किसका, तो आप जानते होंगे कि कोई एक्स एलिमेंट है, इसका परमाणु संख्या ए, द्रव्यमान संख्या बी, अगर इससे एक बीटा इमिट करता है ये बनेगा वाई कंपाउंड, इसके परमाणु संख्या में एक जुड़ जाएगा, द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं होगा। तो अगर कोई आइसोटॉप है, समझिए गौर से, यदि कोई आइसोटॉप है और उसको वो हमारा कैसा है, तो कहेंगे अनस्टेबल है, उसको स्टेबल बनाना होगा, तो स्टेबल बनाने के लिए एन बराबर पी होना चाहिए। अब बताइए, ये तो स्टेबल है लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ये एन बराबर पी नहीं है। एन का मान कितना, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 होगा, और पी कितना, तो कहेंगे यहां पर 6 है। इसका मतलब है इस पी को हमको बढ़ाना पड़ेगा, और जब पी बढ़ेगा, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगा, तो बीटा निकलेगा, तभी पी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ही होता है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या में अगर बढ़ोतरी करना होगा, इसमें बढ़ोतरी करना होगा, तो बीटा इमिशन कराना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई अनस्टेबल है तो उसको स्टेबल बनाना होगा, तो आपको बीटा इमिशन ही करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीयता कम करने के लिए की जाने वाली जो एलुजेल गोली टैबलेट्स होता है, इसका नाम क्या है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर करके बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी लोग आंसर करके बता दीजिए। सर 9th-10th का साइंस हम लोगों का टेस्ट कब होगा, नियुक्ति बैच, क्या कहना चाह रहे हैं मेरे भाई नियुक्ति बैच वाले वरुण पार जी। चलिए एक बार जल्दी से सभी लोग मैसेज भी करिए, हम सभी लोगों का कमेंट भी देखना चाहते हैं। और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करिए, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
अरे रे रे। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहां आपको मैंने जो कराया था 117 नंबर क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, एक बार देख लीजिए गौर से। आवाज जा रही होगी अब। आवाज जा रही होगी अब मेरा, ठीक है। साउंड नहीं था, साउंड नहीं था, आवाज जा रही होगी। अब हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे भाई, कितना नंबर क्वेश्चन के बाद आपका आवाज साउंड नहीं जा रहा था, एक बार जल्दी से बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 116 भी नहीं सुनाई दिया है सर, क्या बात है, इतना देर से। ओ माय गॉड, 117 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया था, ठीक है। नीरज कुमार जी, हम फिर से, हमको लगता है कि यहां से यहां तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को यहां पर क्वेश्चंस देखना है। समझिएगा गौर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इतना करा दिए तब आप लोग कहते हैं कि सर आवाज नहीं आ रही थी। चलिए, तो 4-5 क्वेश्चन हम आगे निकल गए थे, लेकिन हम फिर भी रिपीट कर देते हैं आपको। क्वेश्चन में बोला है कि समस्थानिक की बात कर रहा है। समस्थानिक का मतलब होता है परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न। अब समझना गौर से, 119 से शुरू कीजिए। अच्छा, 119 से शुरू करें, 116 का है बोल दिया बे, ये सब बता चुके हैं। जबरदस्ती तुम लोग जो है ना बदमाशी करता है। 119 से शुरू करिए। अच्छा, ये तो 116 होगा। आवाज जहां से नहीं जा रहा था वहां से बोलिए, साउंड प्लीज। आवाज जा रही होगी, बताइए कहां से शुरुआत करें। कहां शुरुआत करें, कहां से शुरुआत करें, एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे। हो गया है, ये वाला हो गया है। राहुल रैक कहां पे बंद हो गया था, बताइए सभी लोग। 117 से कहां तक आवाज गई थी? 117, ठीक है। 117 सब 117 कह रहा है, चलो ये समझ में आ गया। देखो, अम्लीयता को कम करने की बात आती है तो एसिडिटी को अगर कम करना होगा तो क्या लेते हैं, क्षार लेंगे। अगर किसी को एसिडिटी हो जाता है तो एसिड को कौन काटेगा, तो क्षार काटेगा। इसीलिए अम्लीयता को अगर कम करना है तो हम वैसा दवाई का इस्तेमाल करेंगे जो क्षारीय प्रकृति का होगा, तो क्षारीय प्रकृति वाला दवाई यूज करेंगे। अब आपके सामने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें OH ग्रुप है, और जिसमें भी OH ग्रुप होता है वो हमारा जनरली क्षारीय होता है। इसका मतलब है ये क्षारीय प्रकृति का होगा, इसी का इस्तेमाल हम लोग मेडिसिन में करते हैं। और याद रखना कि कभी भी अम्ल जो है, अम्ल को हमेशा काटेगा नहीं, बढ़ा देता है। लोग कहते हैं कि अगर किसी को एसिडिटी होता है तो नींबू पिला दो, नींबू में भी सिट्रिक एसिड होता है, और वह उस पेट में भी एसिडिटी है तो एसिड को बढ़ा देता है, कभी कम नहीं करता है। लॉजिकल चीज है, ये साइंस कहती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए अगर किसी की एसिडिटी को कम करना होगा तो क्षारीय प्रकृति वाला दवाई, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्षारीय प्रकृति का होगा, अगर ये लेंगे तो एसिडिटी कम हो जाएगा। आगे मैंने बताया 118 नंबर क्वेश्चंस में ऑक्साइड्स के अम्लीय गुण का सही क्रम कौन सा होगा। तो मैंने एक बात आपको बोला कि अधातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं अम्लीय प्रकृति का होगा। और दूसरा मैंने आपको यह भी बताया कि जितने भी हमारे यहां पर दे रखे हैं सब ऑक्साइड्स फॉर्म किए हुए हैं। और याद रखना, जिसकी ऑक्सीडेशन संख्या या जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होती है वो ज्यादा अम्लीय होता है। तो आप देख लीजिए कि आपके सामने ये 4 गो कंपाउंड है, इसमें चेक करेंगे ऑक्सीकरण संख्या, तो हम सिर्फ चेक करेंगे अधातु का, अधातु का, अधातु का, अधातु का। तो अधातु यहां नाइट्रोजन है, कितना तो कहेंगे 2 गो है तो 2x। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना, तो -2 होता है, लेकिन कितने हैं तो 5 से गुना कर दिए। किसी कंपाउंड का क्या होता है, कहेंगे 0 के बराबर कर दिए। सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान 5 आ जाएगा। दूसरा यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फर का निकाल, चूंकि वो धातु की बात कर रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, x प्लस ऑक्सीजन का तो -2 होता है, कितना होगा 2, -2 गुना 2 बराबर 0, x का मान 4 आ गया। इसके लिए कार्बन का हमारा x है, ऑक्सीजन का कितना तो -2, 2 गुना 2 कितना होगा तो 4 हो गया, -4 हो गया, तो ये भी 4 आ गया। यहां भी निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा। अब मामला यह है कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है वो ज्यादा अम्लीय होगा। ऑक्सीकरण संख्या किसका ज्यादा, इसका, इसका मतलब ये अम्लीय ज्यादा होगा। ये दोनों तो आंसर हमारा नहीं होगा, ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब कहेंगे सर ये दोनों का तो बराबर आ गया है, ये कैसे अलग ज्यादा और कम कर दिए, तो इसका भी हमारे पास जुगाड़ है। जब आप बाएं से दाएं जाते हैं ना तो अम्लीयता बढ़ती है, तो पहले आपको कार्बन आएगा तब आपको सल्फर आएगा, तो सल्फर बाद में आएगा तो वो ज्यादा अम्लीय होगा, इसीलिए वो हमारा पहले है और ये बाद में है। यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है।
अभी तो हमारा ऑक्सीकरण संख्या के हिसाब से हमारा कम है, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम देखो और सबसे ज्यादा देखो, तो सबसे ज्यादा और सबसे कम मिल गया, ऐसे भी तुम टिक कर सकते थे, तुम्हारे आंसर सी ही होंगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है मेरे भाई, एक कंपाउंड दे रखा है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, और याद रखना Na2S2 और O3 दे रखा है। इसमें किसका ऑक्सीकरण संख्या पूछा है? तो सल्फर का पूछा है। जिसका भी पूछेगा उसको एक्स मान लेना। तो सल्फर का पूछा गया इस कंपाउंड में, तो सल्फर का एक्स मानेंगे, तो कहेंगे हमारा 2 को सल्फर, इसका मतलब 2x हो जाएगा। प्लस कितने ऑक्सीजन है? तो 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है, 3 से गुना कर देंगे। और इधर भी प्लस, कहेंगे सोडियम हमारा पहले ग्रुप का है, कितने हैं? तो 2 हैं, और पहले ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उसका 1 होता है, और किसी भी कंपाउंड का 0 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप कहेंगे 2x बराबर, इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, इधर जाएगा तो घट जाएगा 2 हो जाएगा। यहां से हमारा क्या होगा? कहेंगे यहां से हमारा ये हमारा इधर से माइनस हो जाएगा, तो कहेंगे यहां से 2 माइनस करेंगे, तो 6 - 2 हो जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में 4, तो x का मान यहां पर +2 आ गया। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? +2। किसका? तो x का। और x आप किसको माने थे? तो सल्फर को माने थे, नहीं, इसीलिए कहेंगे +2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, ध्यान से समझना, अगर पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या, इसका ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करते हैं, याद रखना +1 होता है। अगर सेकेंड ग्रुप की, दूसरे ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, मोटा मोटी हम आपको काम लायक बता देते हैं, जिससे काम आपका चल जाएगा। सेकेंड ग्रुप का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है? तो याद रखना मेरे भाई, ये आपका +2 होता है। ये कितना होगा? तो +2 होता है। अगर हम बात करते हैं यहां पर ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं, किसका? तो अगर हम ऑक्सीजन फैमिली के किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, याद रखना इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो यहां पर -2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो यहां पर -2 होता है। अगर हम हेलोजन फैमिली की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखना, यदि हम हेलोजन फैमिली की बात करते हैं, तो इसके लिए हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? शॉर्टकट में जितने भी हेलोजन फैमिली के जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, इसका -1 होता है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, कहीं कहीं पर साइनाइड आता है साथ साथ, तो साइनाइड का कितना होगा? कहीं याद रखना -1 होता है। तो ये सब आपको छोटा छोटा चीज याद रखना पड़ेगा। ये पूरे पूरे ग्रुप का मैंने बता दिया। इस तरह से आपको याद अगर रहेगा तो क्वेश्चन इजी वे में बहुत सारा आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या एटलीस्ट आप याद रखिएगा। कोई भी कंपाउंड का अगर बोलेगा, बताइए, अगर आपको बोलेगा H2O की बात करेगा, मान लेते हैं यहां पर कि NH3 की बात कर लेता है, किसी का भी बोलेगा, ये कंपाउंड है, इसका क्या होगा ऑक्सीकरण संख्या? तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कोलाइड का हमारा क्या तो गुण नहीं है? तो कोलाइड हम किसको कहते हैं मेरे भाई? तो कोलाइड जैसे कि मिल्क है, दूध की बात करते हैं ना, तो दूध में छोटे छोटे कणस होते हैं, पूरा दूध में वो घुला हुआ फैट होता है, उसको कोलाइड कहते हैं हम लोग। तो कोलाइड का सॉल्यूशन की अगर बात करता है, एग्जांपल आप जान लीजिए, मिल्क की हम बात करते हैं या आइसक्रीम वगैरह की बात करते हैं, सब कोलाइड हमारा। तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं करता है। देखो, कोलाइड हमारा विषमांगी कैसे है? ये सही है। क्यों सही है? रीजन है। कोलाइड एक विषमांगी है। अगर मिल्क की बात करते हैं तो इसमें फैट होता है, दो चीज इसमें होता है। इसमें हमारा क्या होता है? इसमें फैट भी होगा और साथ ही साथ इसमें क्या होगा? यहां पर पानी भी होगा, H2O भी होगा। तो ये दोनों अलग अलग पदार्थ है, दोनों का केमिकल कंपोनेंट अलग अलग होता है, इसलिए हम कहेंगे ये विषमांगी होता है। समांगी के लिए केमिकल कंपोनेंट समान होना चाहिए था। ये भी H2O तो ये भी H2O, ये हमारा विषमांगी हो जाएगा। ये तो ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा, अगर कोई कोलाइड है तो उसमें ये होगा, फैट छोटे छोटे कण होंगे, और कह रहा है कि इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं करेगा। अब छोटे छोटे कण से अगर प्रकाश टकराएगा तो प्रकीर्णन हो भी करेगा। तो कहेंगे यहां प्रकीर्णन तो हमारा कह रहा है कि नहीं कर सकता प्रकीर्णन, प्रकीर्णन करेगा क्योंकि उसमें छोटे छोटे कण हैं। ये गलत बोला है तो गलत ही आंसर चूज करना था। और बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। कोलाइड के अंदर आप फैट को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। तो ये भी आपका सही है। आगे चलते हैं, कौन सा कथन हमारा क्या तो कहेंगे यहां पर सही है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस की बात करते हैं, यदि हम किसकी बात करते हैं यहां पर, तो प्रोड्यूसर गैस की बात करते हैं, तो जो प्रोड्यूसर गैस होता है हमारा
कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हमारा नाइट्रोजन होता है। इसी तरीके से मेरे भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम वाटर गैस की बात करते हैं, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हम वाटर गैस की बात करते हैं तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हमारा हाइड्रोजन। ये बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी को खास करके इससे बहुत प्यार है। और तीसरा भी याद रखिएगा, अगर आपसे कोल गैस की अगर बात करता है तो इस कोल गैस में आपका कार्बन भी, इसमें कार्बन अमोनिया भी होगा, सॉरी इसमें आपका मीथेन भी होगा, इसमें क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, और इसमें आपका क्या होता है कि हमारा हाइड्रोजन भी होता है। तो इन सबों का जो मिश्रण होता है ये कोल गैस कहलाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें से आप बोला कि कथन सही कौन सा है, तो प्रोड्यूसर गैस आप देखिएगा नाइट्रोजन आएगा, यहां पर हाइड्रोजन है, इसलिए गलत हो गया, ये गलत है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपका सही है यहां पर। अब देखो सिगरेट के लाइटर की बात करते हैं, ये सब याद रखना है आपको, डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, चिपका लेना, ये क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। सिगरेट लाइटर में प्रोपेन गैस होता है मेरे भाई, सिगरेट लाइटर में प्रोपेन नहीं होता, ब्यूटेन होता है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर दे रखा है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कह रहा एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के प्रति बहुत अधिक हमारा बंधुता दर्शाती है। आप देखिएगा एल्युमिनियम जो होते हैं तुरंत ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, और एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं उसको एल्यूमिना कहते हैं। एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या कहता कहेंगे, इसको एल्यूमिना कहते हैं। ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स हैं। ये क्या है मेरे भाई, तो ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स की हम बात कर रहे थे। ये हमारा एल्युमिनियम का ऑक्साइड एल्यूमिना है। अब कह रहा है कि अच्छा बंधुता दर्शाता है, इसका मतलब अच्छी बॉन्डिंग है उसका ऑक्सीजन के साथ में एल्युमिनियम का। अब कहता था इसका ऑक्सीकरण उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण उष्माक्षेपीय अभिक्रिया की बात करते हैं, इसका मतलब इसको हम गर्म करेंगे तो उष्मा बाहर निकलेगा। तो इसका तथ्य का प्रयोग कहां पर करते हैं, तो यहां पर एक थर्मिट वेल्डिंग होता है मेरे भाई। और ये जो थर्मिट वेल्डिंग होता है, इस बात को ध्यान रखना, इसको हम लोग थर्मिट वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, याद रखना। ये कैसा वेल्डिंग है, ये थर्मिट वेल्डिंग की बात करते हैं। अब वेल्डिंग करते हुए आपने देखा होगा कि वेल्डिंग करके हम लोग किसी भी धातु और धातु को जोड़ने का काम करते हैं। तो थर्मिट वेल्डिंग भी क्या, तो जोड़ने का काम करता है, लेकिन थर्मिट वेल्डिंग में होता है थर्मिट मिक्सचर। इसमें क्या होता है मेरे भाई, तो इसमें होता है यहां पर थर्मिट मिक्सचर। और ये जो थर्मिट मिक्सचर हमारा होता है, ये किस किस का थर्मिट मिक्सचर होगा, तो याद रखना इसमें आयरन तो होगा ही होगा, साथ में एल्यूमिना भी होता है, Al2O3 भी होता है। तो थर्मिट मिक्सचर की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये दोनों चीज मौजूद होता है। और मेरे भाई मेरे दोस्त इस बात को समझना है कि जब आप रेलवे ट्रैक्स को जोड़ते हैं तो इसी वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग देखते हैं रेलवे ट्रैक्स होता है ना, तो अगर हम यहां पर किसकी बात करते हैं, याद रखना रेलवे ट्रैक्स की बात करते हैं। ये जो हमारा रेलवे ट्रैक्स की बात करते हैं, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने की जब बात होती है, एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम लोग किस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर समझिएगा बात से, अगर हम यहां पर रेलवे ट्रैक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यहां पर जो रेल होता है यानी कि रेलवे ट्रैक्स की हम बात करते हैं, जो हमारा रेलवे ट्रैक्स है उसकी बात करते हैं। एक्चुअली में आप देखिएगा जो रेलवे ट्रैक्स हमारा होता है वो जनरली हमारा किसका, तो कहेंगे आयरन का बना होता है, ये लोहा का बना होता है, ये हमारा हो गया। और दूसरा रेलवे ट्रैक में मान लेते कि यहां पर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे गैप हो गया, और इस गैप को या फिर दोनों रेलवे ट्रैक्स को क्या करना, जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, तो अब आप इसमें आप यहां पे क्या करेंगे मेरे भाई, ये लोहा है यानी कि ये आयरन है, ये भी क्या, तो कहेंगे यहां पर आयरन है। अब आप क्या करेंगे, एक डब्बा आपके पास है जिसमें आपका थर्मिट मिक्सचर है, और इसमें क्या है, तो आयरन भी है और इसमें एल्यूमिना भी है, Al2O3 भी है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, तो यही हमारा यहां पर थर्मिट मिक्सचर होता है। समझिए गौर से, और क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब इस थर्मिट मिक्सचर को इसके अंदर डालेंगे। जब ये थर्मिट मिक्सचर जाएगा तो जो हमारा लोहा होगा वो मेरे दोस्त भारी होगा, और यह इसके नीचे जाकर के हमारा घुस जाएगा। अब इसको गर्म करेंगे, दोनों को मिला करके इसको गर्म करेंगे, और दोनों को मिलाने के बाद इसको गर्म करेंगे, ये लिक्विड बन जाएगा, और इसके अंदर उसको हम लोग डाल देंगे। तो जो आयरन होता है वो भारी होता है, और आयरन इसमें घुस जाएगा, और जो एल्युमिनियम की बात हम कर रहे थे वो एल्युमिनियम इसके ऊपर में आकर के जमा हो जाएगा। एल्युमिनियम चूंकि हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा, आयरन अंदर एल्युमिनियम ऊपर हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। आयरन भर गया और एल्युमिनियम हल्का है वो ऊपर चला गया, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, बाद में इस एल्युमिना वाले को हटा देते हैं और उस आयरन वाले जो इसमें जमा हो गया ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ग्राइंडिंग वगैरह करके प्लेन कर देते हैं और रेलवे ट्रैक्स जुट जाता है। तो अगर कभी भी बोलता है कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील है, यानी कि अधिक अच्छा है उसके बॉन्डिंग है, तो ऑक्सीकरण उष्माक्षेपीय अभिक्रिया यानी कि जब उसको
गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो ये लिक्विड बनेगा, हीट निकलेगा। इसका जनरली इस्तेमाल हम लोग कहां पे, उसमें क्षैतिज विक्रिया यानी कि गर्म करके हम लोग करते हैं, तो ये जनरली थर्मिट वेल्डिंग की में होता है। और थर्मिट वेल्डिंग में इन्हीं का मिश्रण यूज करते हैं। रेलवे ट्रैक्स में यहां पर देखिए आप गौर से, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें आयरन घुस गया और ऊपर में देखिए आपका एल्यूमिना यहां पर तैर रहा है। ये एल्यूमिना जो है Al2O3 ये ऊपर रह जाता है। हमको तो आयरन में आयरन भरना था, हमारी वेल्डिंग भी यहां पर हो गई। इस तरह से हम जोड़ते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन याद रखना कि पौधे में नियत कली का परिवर्तन, जिसको पीरियडिक चेंजेस मौसमी परिवर्तन से संबंधित है मेरे भाई, कि हम लोग जानते हैं मौसम परिवर्तन के कारण, मौसम परिवर्तन से संबंधित अगर किसी प्लांट की बात करता है या किसी एनिमल की बात करता है तो उनके स्टडी को क्या कहते हैं, तो फिनोलॉजी कहते हैं। याद रखना, मौसम के अनुसार जो प्लांट बदलता है, मौसम के अनुसार हमारा जो बदलता है, परिवर्तन होता है, उसको हम लोग फिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। फाइकोलॉजी किसको कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। याद रखना, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जो शैवाल का यहां पर अध्ययन होता है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। और एक होता है माइकोलॉजी, जिसमें हमारा कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ये सब तो एकदम सिंपल टर्म है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। और किसी का फेस, शेप, साइज, आकार, रंग, इन सब का जो स्ट्रक्चर होता है, इन सब का अध्ययन को हम लोग फिजियोग्रामी के नाम से जानते हैं। याद रखना, ये फिजियोग्रामी हमारा होता है। कैसा, तो फिजियोग्रामी कहलाता है। अगला है कि पतली कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत हमारा अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। देखो, अविशिष्ट कोशिका बोला है। अविशिष्ट कोशिका कहने का मतलब है कि आपको यहां पर समझना पड़ेगा मेरे भाई, अंडर यहां पर अनडिफरेंटेड सेल्स की बात कर रहा। अविशिष्ट कोशिका कहने का मतलब उसमें खाली जगह ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा खाली जगह कहां पे होता है, कहेंगे पैरेन्काइमा होता है। हम लोगों को जानना पड़ेगा मेरे भाई, अगर हम लोग पादप उत्तक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यदि हम लोग पादप उत्तक की बात करते हैं, इसमें एक अस्थायी उत्तक होता है। और ये जो हमारा अस्थायी उत्तक होता है, इसकी अगर बात करते हैं, इसी में हमारा दो तरह का उत्तक, एक हमारा सरल होता है और दूसरा हमारा कैसा होगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर जटिल होगा। तो जटिल में हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर जाइलम होगा। और दूसरा हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर हमारा फ्लोएम होता है। इस बात को ध्यान रखना। और सरल में हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर पैरेन्काइमा, यहां पर कोलेनकाइमा और यहां पर स्क्लेन्काइमा होता है। अब यहां पर तीनों की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो पैरेन्काइमा हमारा होता है, इसमें क्या होगा, कहेंगे अंतर जो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में गैप ज्यादा होगा। उसके बाद इसमें होगा, सबसे कम इसमें होता है, इसलिए ये हमारा हार्ड होता है। याद रखना, तो आपसे बोला गया है कि पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं, यानी कि उसमें जो खाली जगह हमारा होता है वो किसमें होगा, कहेंगे सबसे ज्यादा हमारा पैरेन्काइमा में होता है। उसके बाद इसमें सबसे कम इसमें होता है गैप। और इसी के कारण कहते हैं लचीला बनता है तना वगैरह। इसके कारण बीज का बाहरी आवरण हार्ड होता है। ये जड़ तना में भोजन का संग्रह करने का काम करता है। आगे आपका दे रखा और मिलान करना है। हम सभी लोग जानते हैं एस्बेस्टस धूल से क्या होगा, कहेंगे अस्थमा होता है, जो कि हमारे लंग्स का डिजीज है, यानी कि फेफड़ा का है। तो ए का क्या करेंगे, तो यहां पर 3 हो गया। दूसरा बात आपको ध्यान रखना है यहां पर मेरे भाई, कि पाड़ा की बात करते हैं तो पाड़ा हमारा मिनी माता डिजीज होता है। और जो पाड़ा हमारा मिनी माता डिजीज होगा तो उसके लिए सी का हमारा क्या होगा, यहां पर 4 हमारा मैच करेगा। तो यहां पर हम लोग को समझना है सी का यहां पर 4 हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि और सबसे बड़े खुशी की बात तो ये है, आपका डिस्कशन ले रहे हैं, लेकिन हमारे ये प्लेटफॉर्म की जो फैमिली है, अब वो कुछ ही मिनटों में 5 लाख की फैमिली होने वाली है। और मात्र 47 लोगों की इसमें कमी है। 5 लाख फैमिली आपका पूरा होने वाला है। आप सभी भाई लोग का फैमिली है, हमारी फैमिली 5 लाख की होने वाली है। और इसके लिए हम सभी भाई लोग से कहना चाहेंगे कि एक एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और हमारे 5 लाख फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मात्र 40-45 ही सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं और हम कहेंगे एक बार सभी लोग जोर शोर से एक बार जल्दी से करेंगे और हमारी फैमिली 5 लाख की होगी। उसमें आप सभी लोग अपना भागीदारी निभाएं और सभी लोग शेयर भी करें और फिर सब्सक्राइब भी करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। और 5 लाख की फैमिली जो हमारा है अभी जस्ट पूरा होने वाला है,
बस उसको आप पूरा कर दीजिए। हम यही चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारी फैमिली 5 लाख की होने वाली है। जितने भी भाई बहन लोग देख रहे हैं, अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे हमारे चैनल को, प्लेटफॉर्म नवीन कुमार सिंह जो का जो चैनल है, इसको सभी लोग आप सब्सक्राइब कर लीजिए और 5 लाख की फैमिली बना दीजिए। और सभी लोग एक बार जोर शोर लगाइएगा तो 2 सेकंड में हो जाएगा। हम चाहेंगे कि हमारे सामने में आप लोग यहां पर पूरा करें और सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हमारा 5 लाख का फैमिली पूरा होगा। चलिए, तो क्वेश्चंस को भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस को भी हम लोग सीखते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां जो क्वेश्चंस हमारे सामने दे रखा है, यहां जो क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई, तो यहां पर एस्बेस्टस से क्या होगा, तो कहेंगे एस्बेस्टस से जो डिजीज होगा वो हमारा कौन सा होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा कहेंगे फेफड़ा में हो जाएगा, लंग्स का डिजीज होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारा पाड़ा, जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं मरकरी, और मरकरी से होने वाला डिजीज मिनीमाता होता है। और जो मिनीमाता होता है ये नर्वस सिस्टम को खराब करता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को खराब करता है। ये किसको, तो नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को ये खराब करता है। कहेंगे इसमें हमारा सी का हो जाएगा 4। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है, तो कहेंगे डी का हमारा 1 हो जाएगा। और बचा कौन सा, तो कहेंगे ये हमारा 2। तो 3241 यहां पर हो जाएगा। तो 3241 ऑप्शन ए में नहीं दे रखा है, यहां पर छूट गया है बनाना। 3241 आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला है मेरे दोस्त, यहां पर पॉन्ड सिल्क की बात करते हैं, इसको वाटर सिल्क। तो पॉन्ड सिल्क, जिसको हम लोग वाटर सिल्क के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा वाटर सिल्क की हम बात करते हैं, ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर वाटर सिल्क है। और अगर पॉन्ड सिल्क की बात करते हैं, जिसको हम लोग वाटर सिल्क के नाम से हम लोग जानते हैं मेरे भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आया है तो आप कहेंगे कि जो पॉन्ड सिल्क और वाटर सिल्क होगा, ये हमारा एक प्रकार का शैवाल होता है जो स्पायरोगैरा का है, और इसी का सामान्य नाम वो हमारा होता है। तो स्पायरोगैरा हमारा क्या, तो कि मेरे भाई कहेंगे ये शैवाल है। ये क्या है, तो कहेंगे यहां पर ये हमारा शैवाल है, और ये शैवाल हमारा किससे, तो थैलोफाइटा से आता है। ये हमारा थैलोफाइटा समूह से आता है, और थैलोफाइटा में हमारे शैवाल, कवक, ये सब हमारा थैलोफाइटा में आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, साउंड जा रही होगी, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पायरोगैरा जो है एक प्रकार का शैवाल है, और ये थैलोफाइटा समूह में आता है। और ये हमारा क्या, तो कहेंगे वाटर सिल्क, यानी कहने का मतलब उसी का सामान्य नाम स्पायरोगैरा का होता है, जो कि हमारे थैलोफाइटा का होता है, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर हमारे सामने दे रखा है यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं, ये भी थैलोफाइटा है। ये भी हमारा क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे ये भी हमारा यहां पर थैलोफाइटा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये भी हमारा थैलोफाइटा समूह का होता है। इसमें आपको याद रखना है, स्पायरोगैरा बोले या कारा बोले या फिर आपको क्लेडोफोरा बोले, ये सब हमारा थैलोफाइटा में ही आता है। चलो हम लिख देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। स्पायरोगैरा याद रखना, क्लेडोफोरा की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, क्लेडोफोरा की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से याद रखना मेरे दोस्त, कारा की बात करते हैं, CHARA, कारा की बात करते हैं। ये सब के सब हमारा थैलोफाइटा है, ये सब के सब हमारा क्या कहेंगे यहां पर थैलोफाइटा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और आपको एक एक चीज को ढूंढ करके आपको सही आंसर करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, और हम लोग आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी की बात करते हैं। तो जो नारियल पानी होता है, इसको केंद्र ये भ्रूणपोष के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। ये हमारा कैसा होता है, कहेंगे पानी जो हमारा होता है, ये भ्रूणपोष कहलाता है। क्या कहलाता है, भ्रूणपोष। यानी कि अगर हम बात करते हैं भ्रूणपोष, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नारियल का अंदर वाला भाग हम लोग खाते हैं, जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं, और वह भ्रूणपोष, यानी कि वहीं पर भ्रूण की अगर बात करते हैं तो उनको पोषक तत्व मिलता है। तो ये हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर ये हमारा पानी जो होता है एक भ्रूणपोष होता है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा हमारा क्या, तो कहेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी कि बहुल हमारा केंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा बढ़िया से, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन को अगर हम यहां पर रखते हैं, अगर हम यहां पर किसको रखते हैं मेरे भाई, अगर हम इसको वाष्पोत्सर्जन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम पौधे में वाष्पोत्सर्जन को अगर हम यहां रखते हैं, इसको अलग कर लीजिए। तो पौधों में अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं अगर होती है, तो अवशोषण किसका, पानी का। अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज का संचरण में मदद करता है। जाहिर सी बात है, जैसे कि मान लेते हैं मेरे भाई कि अगर हमारे बॉडी से पानी निकलेगा
पानी पिएंगे तभी ना निकलेगा। इसका मतलब यही कहना चाह रहा है यहां पर भी कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की अगर क्रिया होती है तो प्लांट जड़ से खनिज लवण पानी के साथ लेते रहेगा। इसका मतलब है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि जड़ से भी पानी को वो खींचेगा जाइलम के थ्रू। नहीं तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहां पे राइट हो जाएगा। आगे हमारे सामने है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती नियुक्ति बैच की हम बात कर रहे थे। अब इस नियुक्ति बैच में खासियत यह है कि हम इस बार क्या कर रहे हैं, इसमें केमिस्ट्री के टफेस्ट क्वेश्चंस को हम लेकर के आ रहे हैं और साथ ही साथ कुछ थ्योरी वाले पार्ट्स को भी हम आपको पढ़ा देंगे। जैसे बहुत सारे मेरे भाई लोग कहते हैं कि हाइब्रिडेशंस में दिक्कत होता है और या फिर उनके स्ट्रक्चर में दिक्कत होता है या फिर उनको ये नहीं पता चल पाता है कि कौन सा स्टीरियोकेमिस्ट्री का कौन सा क्वेश्चन किसी रिएक्शन बेस्ड पर क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपसे बोल देगा बताइए आइसोमर किसको कहते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा आइसोमर, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आइसोमर किसको कहते हैं और कैसा स्ट्रक्चर होता है। हम कहेंगे एनेंशियोमर्स किसको कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, हम सिस आइसोमेरिज्म क्या होता है, ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये सब 9th-10th में भर भर के पिछले बार पूछा गया था। इसीलिए इस नियुक्ति बैच में हम 2-3 क्लास में हम उसके थ्योरी को भी पढ़ा देंगे, ताकि अगर कभी भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का 9th-10th में चूंकि क्वेश्चन पिछले बार आया था आपसे बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको नियुक्ति बैच के इस जगह से गुजरना पड़ेगा और इस बैच में आप एनरोल हो जाइए। लास्ट समय में हम आपको वो देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे, जिससे आपके मार्क्स अचानक इंप्रूव कर जाएंगे। अगर आपको 5-6 नंबर 7 नंबर अगर कम आ रहा है, रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो ये बैच आपको वो देगा। लास्ट में वो देगा 4-5 दिन आपको लास्ट हम थ्योरी चीज पढ़ा देंगे लास्ट में, जिससे आपको काफी हेल्प हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें हमारा चलेगा, लेकिन आपको इस बैच से जुड़ना पड़ेगा ताकि आप 2100 क्वेश्चंस के माध्यम से गुजरेंगे। साथ ही साथ हम आपको थ्योरी भी कुछ करा देंगे केमिस्ट्री का, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगर ऑर्गेनिक के भी पार्ट्स को हम कराएंगे, जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है उसको भी हम कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक ही पादप में एक पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र से, यानी एगो ये फूल है दूसरा ये फूल है, दोनों में क्रॉस कराए तो क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। एगो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक ही फूल में एक में ही हमारा हो जाता है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। वो उतना बढ़िया ना, उसमें समानताएं ज्यादा होती है। क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरा फूल को इस फूल को दूसरे फूल से पॉलिनेशन अगर होने देते हैं तो उसको क्रॉस बोलते हैं और उसको पर परागन कहते हैं। और एक ही में अगर होता है उसको स्वपरागन कहते हैं। तो अच्छा हमारा पर परागन होता है। तो आपसे बोला गया एक ही पादप में एक पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर जाना होता है, इसका मतलब है मेरे भाई यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहा है। अगर यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करता है, इसी को हम लोग पर परागन के नाम से जानते हैं। ये क्या है तो कहेंगे इसको हम लोग पर परागन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये पर परागन होता है और ये अच्छा चीज माना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर मामला ये है मेरे भाई कि इसको कहते क्या है, तो कहेंगे इसको हम लोग गिटेनोगेमी के नाम से हम लोग जानते हैं, गेनेटोगेमी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर कहेंगे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा है कि पत्तियों के वे क्षेत्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन कर लेना। रिसाव का मतलब समझते हो, रिसाव का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, बूंद बूंद पानी टपकता है। तो हम आपको बताए थे कि अगर हम प्लांट की बात करते हैं, ये बात आप ध्यान रखना कि प्लांट में बताए थे कि प्लांट में एक प्रक्रिया होती है हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर गटेशन की प्रक्रिया होती है। यहां पर गटेशन के बारे में हमने आपको बताया था। और ये जो गटेशन होता है ये रात्रि में होता है, इस बात को याद रखना। ये कब होता है, तो ये रात्रि में होता है। और जब गटेशन की प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं, इसमें बूंद बूंद रिसाव होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, तो रात्रि में बूंद बूंद हमारा रिसाव होता है, यानी कि गटेशन की प्रक्रिया में क्या होगी, तो कहेंगे यहां पर हमारी पत्तियां से बूंद बूंद की बात करते हैं, बूंद बूंद रिसाव होता है, यानी कि वो हमारा बूंद बूंद नीचे टपकता है। अब जैसे कि ये लीफ है हमारा, ये पत्ती की लीफ है हमारी, ये पत्ती की बात कर रहे हैं। अब इस पत्ती के किनारे को अगर देखिएगा, इस किनारे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं।
किनारे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये किनारे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और आप देखिएगा या तो आपको अर्ली मॉर्निंग में, नहीं तो रात में अगर आप प्लांट के नीचे जाइएगा तो पत्ती से देखिएगा ये बूंद जो है ये टपकता हुआ आपको नीचे दिखाई देता है, ऐसे ये बूंद गिरता है। तो ये जो इसके किनारे से जो टपकता है इसी को हम गटेशन की क्रिया कहते हैं। और जो गटेशन होता है ये कब होता है तो कहेंगे रात्रि में होगा, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग में आपको ये दिखाई देता है। अब दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, ये इसके ऊपरी भाग से नहीं होगा, ये इसके किनारे वाले जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उससे होता है। अब यहां पर कि बूंद का जो रिसाव होता है ये टर्म इंपॉर्टेंट है। तो यहां से बूंद बूंद आपका गिरते रहता है, उसको गटेशन कहते हैं। और गटेशन की जो क्रिया होती है, जो छोटा छोटा छिद्र है इसको हम लोग हाइडाथॉड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं इसी को हम लोग यहां पर हाइडाथॉड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या कहलाता है, हाइडाथॉड कहलाता है। तो ध्यान रखना हाइडाथॉड हमारा किस प्रोसेस में, तो गटेशन में होता है, ध्यान रखना ये भाग लेता है। ये चीज आपका रिलेटेड था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर स्टोमेटा की बात आ रही होगी आपके दिमाग में, बहुत सारे भाई ये भी बना दिए होंगे। स्टोमेटा को हम लोग रंध्र कहते हैं, और जो रंध्र होता है मेरे दोस्त ये दिन में भी होता है और रात में भी होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि रंध्र को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इसी को इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा की अगर हम बात करते हैं ये भी लीफ में ही होता है, लेकिन ये लीफ के किनारे में नहीं। आपको ध्यान रखना है कि जो हाइडाथॉड होता है ये पत्ती के किनारे में होता है। ये कहां पर, ध्यान रखना हम पत्ती की बात करते हैं तो ये पत्ती के किनारे में ये होता है। और पत्ती के किनारे से जो रिसाव होता है बूंद बूंद, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर गटेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करते हैं जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको आप नंगी आंख से नहीं देख सकते हो, इस छोटे छोटे छिद्र की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, ये जो यहां पर छोटे छोटे जो यहां पर छिद्र हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो याद रखना कि इससे छोटे छोटे छिद्र से क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ता है। और कहेंगे इसी छोटे छोटे छिद्र को हम रंध्र कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इससे भी वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होती है। गटेशन से भी क्या होगा, तो पानी बाहर निकलता है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यहां पे भी होता है। तना से भी निकलता है, आप देखिएगा ये तना है, और तना की अगर बात करते हैं इसमें भी छोटे छोटे यहां पर छिद्र होते हैं तना में भी, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंटिसेल के नाम से जानते हैं। इसको लेंटिसेल और इसको हम लोग वात रंध्र के नाम से जानते हैं। और वात रंध्र से भी मेरे दोस्त क्या होता है, कहेंगे पानी वाष्पोत्सर्जित होता है। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है इससे भी होगा, इससे भी होगा और गटेशन से भी होता है। और तीनों प्रोसेस को अगर मिला दीजिएगा तो 98% हमारा यहीं से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जल का रिसाव बोला था, बूंद का रिसाव, जल का रिसाव। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पीसीज जिसको हम बोलते हैं, ये जाति हो गया ऐसे व्यष्टियों का समूह है जो जननात्मक रूप से जीवन क्षम हमारा जीवन क्षम रह सकता है, संस्करण नहीं करता है, एक निकेत में सफलतापूर्वक एक साथ रह सकता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर सभी लोग एक बार करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। तो आपको एक बात बताना है मेरे दोस्त कि बहुत सारे स्पीसीज को मिलकर के ही जीनस बनता है। अगर हम यहां पर बोले कि बहुत सारे स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं, यानी बहुत सारे स्पीसीज यानी कि जाति की बात करते हैं, तो बहुत सारे स्पीसीज मिल करके क्या बनेगा, तो कहेंगे यहां पर आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, इसी से क्या बनता है, तो कहेंगे इसी से हमारा यहां पर बहुत सारे स्पीसीज से हमारा क्या बनेगा, तो जीनस की हम बात करते हैं। ये हमारा क्या कहेंगे यहां पर जीनस हो गया। और जीनस की अगर हम बात करते हैं तो जीनस का ये जो जी होता है ये कैपिटल जी होता है, लेकिन स्पीसीज का जो एस होता है वो स्मॉल एस होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जन्मात्मक यानी कि आप ये कह सकते हैं जन्मात्मक रूप से जीवन क्षम यह हमारा रह सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ना पड़ेगा, तो इस तरह से हम लोगों को करना है। और हम आपको बता देना चाहते हैं, हम इसलिए ऐसा लिखे हैं क्योंकि कभी कभी ऑर्डर पूछता है। सबसे बड़ा सबसे छोटा हमारा किंगडम होता है। अगर किंगडम की अगर हम बात करते हैं उससे बड़ा हमारा क्या होगा, कहेंगे हमारा फाइलम होता है। यहां पर फाइलम की बात कर, संघ जिसको बोलते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है, कहेंगे उसका क्लास होता है। इससे क्या होता है, कहेंगे इसका ऑर्डर होता है।
इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑर्डर के बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पर जीनस की हम बात करते हैं, और उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पर स्पीसीज होता है। तो जीनस में कैपिटल जी होता है और स्पीसीज की बात करते हैं तो ये हमारा स्मॉल होता है। तो ये ऑर्डर होता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे स्पीसीज को मिलकर के जीनस बना, और बहुत सारे जीनस को मिलकर के ऑर्डर हुआ, और बहुत सारे ऑर्डर मिलकर के क्लास हो गया, और बहुत सारा क्लास मिलकर के उसका संघ बना, और बहुत सारे संघ को मिलाकर के उसका किंगडम बनता है। इसीलिए बहुत सारे स्पीसीज मिलकर के जीनस, ये बहुत सारा स्पीसीज जीनस बनता है। तो ये जननात्मक रूप से हमारा जीवन क्षम रह सकता है, यानी आप ये कह सकते हैं मेरे दोस्त। इस तरह से हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे राइट हो जाएगा। दूध के सामान्य रूप से वितरित रहने वाले दूध में जो बसी वसा गोलिकाएं होती है उसके आकार को अगर छोटा करना होगा तो दूध में क्या करना पड़ेगा, आपको सेंट्रीफ्यूगल एक्शन करना पड़ेगा, यानी उसको घुमाना पड़ेगा, और उसके अंदर जो छोटे छोटे फैट्स होंगे उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो यह हमारा होमोजेनाइजेशन कहलाता है। और ये कैसे हमें प्राप्त होगा, कहेंगे ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से हमें प्राप्त होगा। किससे, तो कहेंगे ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन जो हमारा एक्शन होता है, इसी एक्शन से हमें यह प्राप्त होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक्शन से हमें प्राप्त होता है। जो होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है होमोजीनियस, यानी एक समान बना देगा, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ देता है। और पास्चुराइजेशन तो आप जानते हैं, दूध के अंदर जो बैक्टीरिया मारने की कला होती है उसको पास्चुराइजेशन कहते हैं। लेकिन पास्चुराइजेशन का कंसेप्ट हमारा ये है कि दूध को हम लोग 100 डिग्री पर बॉयल नहीं करते हैं, दूध को हम लोग 60 से 65 डिग्री तक बॉयल करते हैं, और उसको अचानक ठंडा करते हैं, फिर उसको पैकेट में बंद करके बाजार में सेल करते हैं, वो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है। ये कंसेप्ट किसने दिया, तो लुईस पास्चर ने दिया था, याद रखिएगा। आगे हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कह रहा एक प्रक्रिया द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका का निर्माण होमोपाइसिस हमारा कहलाता है। देखिए होमोपाइसिस यानी कि ब्लड का निर्माण होना होमोपाइसिस कहलाता है। तो हमारा जो यहाँ पर बोन मेरो होता है उसी में क्या होता है, कहेंगे यहाँ पर रक्त कोशिका का निर्माण होता है, यानी हम कह सकते हैं उसी को होमोपाइसिस कहते हैं। स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। इसी में चीज में आपको समझना है कि अगर मेरे दोस्त यहां पर एरिथ्रियोपोइसिस कहता है, समझना गौर से, अगर एरिथ्रियोपोइसिस कहेगा तो कहते हैं उसको आरबीसी का बनना, आरबीसी का निर्माण को एरिथ्रियोपोइसिस कहते हैं, और ब्लड का बनना हीमोपाइसिस कहलाता है। इसी तरह से आपको अगर कभी भी बोल देता है डब्ल्यूबीसी के लिए तो उसको हम लोग ल्यूकोपाइसिस कहते हैं। तो ल्यूकोपाइसिस क्या है, तो कहेंगे डब्ल्यूबीसी का बनना। एरिथ्रियोपाइसिस क्या है, तो कहेंगे आरबीसी का बनना। हीमोपाइसिस क्या है, तो कहेंगे हीमोग्लोबिन का बनना। हमारा हीमोग्लोबिन कहां पे बनता है, तो कहेंगे बोन मेरो में बनता है। ये आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है किसी जहरीले पदार्थ का विषहरण या निराकरण करना। तो जहरीले पदार्थ का, किसी विषैले पदार्थ को अगर विषैलाहीन अगर बनाना है तो आप कहेंगे, अगर किसी जहरीले पदार्थ को अगर विषहीन अगर बनाना होगा तो ये हमारे यकृत में होता है। और याद रखना यकृत में कौन करता है, तो कहेंगे यकृत में एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हमारा रेटिकुलम करता है। ये इसका मेन फंक्शन यही है कि यकृत में क्या करता है, जहरीले पदार्थ जो होते हैं उसको विषहीन बनाता है। तो यकृत में भी करेगा, और साथ ही साथ ये कहां पे करेगा मेरे भाई, तो कहेंगे हमारे ये कहां पे, तो कहेंगे ये किडनी में भी करता है, ये किडनी में भी करता है। लेकिन मेनली आपको यकृत में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये दोनों जगह आपका करता है, तो याद रखेंगे हमारे यकृत में भी करता है, हमारे किडनी में भी करता है। और हम सभी लोग जानते हैं हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन जो होता है हमारा किडनी में भी होता है। इसलिए हम कहेंगे ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब दोनों हमारा हड्डियों के ढांचे का कार्य करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये अगर जहरीला अगर विषहीन नहीं बनेगा, और अगर हमारा बोन मेरो से हमारा ब्लड नहीं बनेगा, तो फिर हड्डी हमारा मजबूत नहीं होगा। इसलिए दोनों स्टेटमेंट हमारा हड्डी के ढांचे का कार्य करता है। मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा में अधिक स्वतंत्रता से हमारा गति कर सकता है, इसे मोड़ सकता है, इसे मोड़ सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा सैंडल ज्वाइंट हमारा कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए आपके सामने में, अभी आइए सर, अभी आपके सामने में 5 लाख हमारा फैमिली बन चुका है। और हम सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं मेरे दोस्त, इसमें हम लोगों का नहीं, आप सभी मेरे भाई बहनों लोगों का साथ है कि 5 लाख हमारी फैमिली हुई है। और बहुत अच्छा लगता है, हम लोग मेहनत करते हैं, और इसका मतलब है कि 5 लाख लोगों से हम लोग जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी फैमिली हमारी बन चुकी है, और हम चाहेंगे कि आप लोग का साथ रहेगा तो 1 मिलियन होने में भी समय नहीं लगेगा। और हम चाहेंगे कि आप लोग अगर 1 मिलियन तक पहुंचाएंगे तो जितना हम कंटेंट देते हैं इससे कई गुना कंटेंट हम और भी आपको देंगे। और हमारे सर भी कुछ कहेंगे 2 बात, और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए सर।
सभी को नमस्कार। और लगातार आप लोग की सेवा जिस तरह से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड टीम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही रूप में कर रही है, ये सेवा हमेशा जारी रहेगा आगे भी। और ये 5 लाख जो हमारी फैमिली आज पूरा हुआ है, इस 5 लाख की फैमिली पूरा होने के इस अवसर पर आप लोगों से मैं बहुत बड़ा वादा तो नहीं, लेकिन एक ऐसा वादा करने जा रहा हूं जो 3.0 में आपकी नैया पार लगा देगा। तो 3.0 और आगे आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं, रेलवे हैं, चाहे एसएससी हैं, जो भी एग्जामिनेशन है, सारे एग्जामिनेशन के लिए यानी कि 2024 में आपके लिए लगातार 11:15 पर हमारी सेवा और सर की सेवा और सभी लोगों का सेवा जो टाइम निर्धारित है उस पर होता रहेगा और जबरदस्त कंटेंट के साथ होता रहेगा। बहुत कम समय में जमाना ये देखेगा कि कंटेंट का अगर बादशाह कहा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह और ये नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल हर मायने में, हर क्षेत्र में, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, बनने जा रहा है। क्योंकि हम लोग पूरे दमखम के साथ, दुनिया क्या कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए हम लोग काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो अब आप क्लास कंटिन्यू कीजिए, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने टाइम पर। जैसा कि 5 लाख की फैमिली हम आपको बोले थे कि सभी भाई लोग एक बार जोर लगाइएगा तो 5 लाख, और एक बार और जोर लगाइएगा तो हमारा 10 लाख भी होगा। हम चाहेंगे कि हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी हमारी फैमिली हो जाए कि हम लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। हम लोग जो भी सीखें, जो भी पढ़ें, अपने इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ें, और इस प्लेटफॉर्म की फैमिली 1 मिलियन हम देखना चाहेंगे बहुत जल्द। और आपकी अगर चाहत होगी और हमारा अगर मेहनत होगा, हमारी पूरी टीम का अगर मेहनत होगा और आपकी अगर चाहत होगी, तो ये 1 मिलियन फैमिली बहुत जल्द बनेगी। और हमें उम्मीद है कि श्योर बनेगी और बहुत जल्द बनेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्लास का और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा था। तो हमारे अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठा हमारा मुड़ता है क्योंकि इसमें सैडल ज्वाइंट होता है जिसका नाम है सैडल ज्वाइंट। अब देखो हिंज ज्वाइंट, हमारा हिंज संधि, संधि का मतलब ज्वाइंट होता है। ये हमारा हाथ है, इसको कहते हैं यहां पर केहनी के पास ये हिंज है, ये क्या है कहेंगे यहां पर हिंज ज्वाइंट होता है, ये हमारा केहनी में होगा। इसी तरीके से हमारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है जो हमारे एंकल में होता है, पैर का जो एंकल होता है वहां पर हमारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कान का जो पर्दा है, कान का जो पर्दा है मेरे भाई, इस कान के पर्दे को हम लोग ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते थे, ये हमारा ईयर ड्रम कहलाता है। और ध्यान रखना, इसी ईयर ड्रम में वाइब्रेशन के कारण, किसके कारण कहेंगे, वाइब्रेशन या डिस्टरबेंस की हम बात करते हैं। इसी में किसकी बात करेंगे, तो यहां पर अगर डिस्टरबेंस की बात करते हैं या वाइब्रेशन की बात करते हैं, इसी के कारण ध्वनि क्या होती है, आगे प्रोपेगेट करती है, ध्वनि सुनाई देती है। इसी के कारण ध्वनि सुनाई देती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसी के कारण ध्वनि सुनाई देती है। तो ये हमारा ईयर ड्रम है जिसमें वाइब्रेशन होता है, तो कहेंगे इसी को, ये जो हमारा ईयर ड्रम होता है, यही हमारा टिम्पेनिक झिल्ली को ही हम लोग कहते हैं हमारा ईयर ड्रम कहलाता है, जिसमें वाइब्रेशन होता है, जिसमें कंपन होता है। और आप सभी लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग कुछ भी सुनते हैं तो वह हमारे डिस्टरबेंस के कारण ही हमारी आवाज आप तक जाती है और हम सुन पाते हैं किसी की आवाज को। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टरबेंस पैदा करता है वो कौन, तो कहेंगे हमारा यही झिल्ली, जिसको ईयर ड्रम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और हमारे कान में 3 हड्डियां होती है, इनकस, मैलियस और स्टेपिज। हमारे कान का बाहरी भाग को पीना कहते हैं। हमारा कान उपास्थि का बना हुआ है, इसलिए लचीला होता है, कान हो नाक हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कौन सा कथन हमारा यहां पर सही है। टिड्डों तथा कुछ अन्य कीट के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। अब अगला पढ़ते हैं, किसी नर में एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं। नहीं, अगर नर की बात कर रहा है, किसकी, तो नर की अगर बात कर रहा है तो एक एक्स क्रोमोजोम होगा और एक ही हमारा वाई क्रोमोजोम होगा। यहां पर एक ही वाई होता है, तो एक एक्स होता है, एक वाई होता है। यहां 2 बोल दिया तो ये गलत है, अगर ये गलत है तो ये आंसर नहीं हो सकता है। अगला, द्विगुणित जीव की बात करते हैं, यानी कहने का मतलब, द्विगुणित कहने का मतलब मेरे भाई यहां पर 2n की बात करेंगे, और 2n का मतलब होता है हमारा 46 क्रोमोजोम। और 46 में हम लोग जानते हैं इसमें मेल भी होगा और इसमें फीमेल भी होगा। और मेल के कितने, तो कहेंगे 22 + XY होता है, और फीमेल का कितना, तो कहेंगे यहां पर 22 + XX होता है।
तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि यहां पर मेल की बात कर रहे थे तो यहां पर एक एक्स होगा तो एगो हमारा वाई होगा, यहां पर दो दो को बोल दिया इसलिए गलत हो गया, यह आंसर हमारा नहीं हो सकता है। अब द्विगुणित जी की अगर बात करते हैं जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं, जाहिर सी बात एगो मेल एगो फीमेल है तो इनके लिंग क्या है तो कहेंगे यहां पर अलग अलग है क्योंकि ये 2n की बात कर रहा है। अब आगे इसमें कह रहा है मेरे भाई कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र हमारा एक विशेष जोड़ा होता है, यानी कहने का मतलब है आप ये कह सकते हैं विशेष जोड़ा कहने का मतलब एक मेल है दूसरा हमारा फीमेल होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, इन्हें हम लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। हम लोग यहां पर कहेंगे ये हमारा सही स्टेटमेंट है, ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये हमारा एन होता है, ये हमारा एन है और ये हमारा एन है, दोनों मिलकर के 46 होता है। एन का मतलब 23 है, एन का मतलब 23 है, इसका मतलब 23 जोड़ा यानी कि 46 को क्रोमोसोम होता है। और पहला जो हमारा दे रखा था टिड्डा जिसको बात करते हैं, टिड्डा क्या होता है, टिड्डा की बात करते हैं जो हमारा है, और अन्य कीट, टिड्डा भी हमारा कीटी में आता है, कीड़ा ये कीट हो गया, या अन्य कीट में नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र होते हैं, ये आपका गलत दे रखा है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेव रोग जिसको बोलते हैं और ग्रेव रोग जिसको ग्वाइट्री के नाम से जानते हैं, जिसको हमारा ग्वाइट्री आप जानते होंगे, ये हमारा किसकी कमी से होता है तो कहेंगे हमारा, ध्यान रखेंगे, थायराइड हार्मोन जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। थायराइड में वृद्धि के कारण हमारा क्या होता है, अतिस्रावन के कारण होता है। तो ग्वाइट्री की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, यहां पर हमारा क्या होता है, यहां पर हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, और ये जो थायराइड ग्लैंड होता है इससे क्या सीक्रेट करता है तो कहेंगे इससे थायरोक्सिन निकलता है। ये कौन सा हार्मोन तो कहेंगे यहां पर थायरोक्सिन हार्मोन का, यहां पर थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन की अगर किसी में कमी होती है, अगर किसी में इसकी कमी होती है इसको घेघा रोग होता है। कौन सा रोग तो कहेंगे यहां पर घेघा रोग होता है। तो इसके लिए हम लोग थायराइड हार्मोन के पास ही जाएंगे। पैराथॉर्मोन या एल्डोस्ट्रोन की बात कर दी, जान लेते हैं। एल्डोस्ट्रोन जो हार्मोन होता है मेरा दोस्त एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, जो कि हमारा यहां पर कहेंगे एड्रिनल ग्रंथि होता है, उसी का ये भाग होता है। तो ये हमारा क्या तो कहेंगे यहां पर हम कहेंगे स्टेरॉयड हार्मोन होता है। ये कैसा हार्मोन है याद रखना, ये एक प्रकार का स्टेरॉयड हार्मोन होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है स्टेरॉयड हार्मोन कौन कौन से होंगे, याद रखना एल्डोस्ट्रोन होता है, और एक याद रखना कि सेक्स हार्मोन भी होता है। और जो सेक्स हार्मोन की अगर हम बात करते हैं इसमें याद रखना मेरे भाई, जो सेक्स हार्मोन होता है वो कौन कौन सा होगा तो याद रखना इसमें एस्ट्रोजन भी होता है, इसमें प्रोजेस्टेरोन भी होगा, याद रखना एस्ट्रोजन हो गया, इसमें प्रोजेस्टेरोन की अगर बात करते हैं, और इसमें मेल सेक्स हार्मोन हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी होता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की हम बात करते हैं, ये सभी हमारा शामिल है किसमें तो कहेंगे स्टेरॉयड हार्मोन हमारा होता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा मिलान करना है। तो डीएनए की संरचना किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने किया था, ए का तो 3 हो गया। दूसरा ए बी ओ ब्लड ग्रुप का हमारा कौन तो कहेंगे इसमें से हमारा लैंडस्टेनर यानी कि बी का हमारा 4 हो गया। और जंपिंग जीन की बात करते हैं तो ये जंपिंग जीन हमारा कौन तो कहेंगे ये बारबेरा की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, साइंटिस्ट का नाम है मेरे भाई बारबेरा मैकक्लिंटक बोलते हैं, बारबेरा मैकक्लिंटक बोलते हैं। ये जंपिंग जीन के बारे में बताया था। और जंपिंग जीन हमारा क्या होता है कहेंगे हमारा क्रॉस जब होता है, या फिर आप कह सकते हैं ये हाइब्रिड के केस में होता है। ये केस में होता है कि मेरे दोस्त यहां पर कहेंगे ये हमारा हाइब्रिड के केस में होता है। हाइब्रिड केस में हमारा जंपिंग जीन को देखा जाता है, जो कि बारबेरा इनका कंसेप्ट दिया था। उसके बाद जो रेगुलेटरी जीन होता है इसके बारे में किसने बताया था कहेंगे जैकब एंड मोनार्ड ने बताया था। तो रेगुलेटरी जीन जो हमारे शरीर में होता है उसको जैकब एंड मोनार्ड कहते हैं। तो डी हमारा हो गया। इस तरह से आप कहेंगे इसका क्या तो कहेंगे 2 हो गया, और इसका क्या होगा कहेंगे यहां पर 1 हो गया। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 सी आंसर्स आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे आपके सामने हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्वेरियम की बात करते हैं। तो एक्वेरियम जो होता है आप देखते होंगे कि मछली रखने वाला जो जगह होता है उसको एक्वेरियम कहते हैं, जिसमें मछली पाला जाता है। अब उसमें अगर हम मछली, एक्वेरियम जो है वो मानव निर्मित होता है, प्राकृतिक रूप से तो होता नहीं है, वो मानव निर्मित। तो सब लोग देखिएगा घर में लोग क्या करता है, बहुत सारे मछली जो अच्छी अच्छी मछलियां होती है जो देखने में बहुत अच्छी लगती है, उसको क्या करते हैं एक्वेरियम बना करके उसमें पानी को हमेशा सर्कुलेट करा करके मछलियां को उसमें रखा जाता है। और उसमें हरे पेड़ पौधे भी लगे हुए रहते हैं, इस तरह का आपको दिखता होगा, यानी कि उसमें शैवाल वगैरह भी उग जाता है। तो एक्वेरियम चूंकि शैवाल को ही मछलियां खाती है, तो एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधे को रखा जाता है।
जलीय पौधे, चूंकि पानी है तो जलीय पौधा शैवाल वगैरह उग जाएगा, और उस शैवाल को मछली, छोटी मछली क्या करती है, खाती भी है, उसका प्रिय भोजन भी होता है। तो अगर जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधे को रखा जाता है, निम्न में से क्या वह एक्वेरियम के बारे में सही है, ये पूछा है। तो ये मनुष्य द्वारा निर्मित हमारा क्या है, तो कहेंगे इकोसिस्टम है। एक तो इकोसिस्टम होता है हमारा नेचुरल है, जिसमें हमारा एबायोटिक बायोटिक दोनों है, यानी कि हम कह सकते हैं अजैविक जैविक, या फिर हम कह सकते हैं सजीव निर्जीव, पूरा का पूरा है, पूरा यूनिवर्स हमारा इकोसिस्टम हो गया। लेकिन मानव निर्मित जो इकोसिस्टम होगा, हम उसको भी इकोसिस्टम मान लेते हैं, क्योंकि इसमें सजीव भी है, निर्जीव भी हमारा है। हम कहेंगे मेरे दोस्त, उसमें हवा भी है, जल में घुलनशील हवा भी है, उसमें पानी भी है, ये सब निर्जीव है। लेकिन उसमें अगर जीव है, मछली है, उसके अंदर शैवाल है, जीव है, कहेंगे वो सब सजीव है, तो हम कहेंगे वो हमारा इकोसिस्टम बन जाता है। तो मानव निर्मित जो इकोसिस्टम होगा वो हमारा एक्वेरियम होगा। ये बिल्कुल हमारा क्या तो कहेंगे यहाँ पे राइट है, प्राकृतिक रूप से नहीं, ये मानव निर्मित होता है, ये गलत हो गया, और कहेंगे ये सब हमारा गलत है। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और इकोसिस्टम का जो टर्म दिया था प्राकृतिक रूप से, वो टॉन्सले ने दिया था, याद रखेंगे कौन था, तो कहेंगे टॉन्सले ने दिया था। उसके बाद परसिस्टेंट जो हमारा होता है, परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषक का परिवहन ज्यादातर हमारा कौन होता है, किसके द्वारा होता है। परसिस्टेंट कहने का मतलब है जो हवा में, हमारा हवा में उड़ रहा है उसको परसिस्टेंट बोलते हैं, वो हमारा परसिस्टेंट पार्टिकल्स है। अगर मेरे दोस्त आपसे बोला है कि परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषक, यानी कि हवा में जो हाइड्रोकार्बन, जैसे धुआं है, धुआं में हवा में फैल जाता है, उसको परसिस्टेंट हम लोग कार्बनिक प्रदूषक कहते हैं। तो परिवहन उसका अगर उसका होता है तो ज्यादातर किसके द्वारा, या तो हवा के द्वारा होगा, नहीं तो पानी के द्वारा होता है। कहेंगे इसमें से कौन सा आंसर करेंगे, तो आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, और आपके सामने एक सदिश आपको दे रखा है इतना, और दूसरा सदिश आपको दे रखा है इतना, और कह रहा है कि बराबर सदिश है, तो बता दीजिए ए का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको ऐसा बोलता है कि ए का मान क्या होगा, तो आपको यहां पर डॉट प्रोडक्ट करना है। मान लेते ए सदिश आपका कितना, पहले वाले को मान लेते हैं ये आई कैप माइनस 3j कैप, और प्लस में क्या होगा, कहेंगे 5k कैप होता है। और दूसरा जो हमारा दे रखा है वो कितना दे रखा है मेरे भाई, कहेंगे ये भी आई कैप माइनस 3j कैप, और माइनस में ए क्या कैप दे रखा है। अब इन दोनों में आपसे पूछा कि ए का मान निकालना है, कुछ नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो आपको यहां पर क्या करना है मेरे दोस्त, यहां पर डॉट प्रोडक्ट करना है। अगर डॉट प्रोडक्ट अगर आप करते हो ए और बी का, तो आसानी से ए का मान आ जाएगा। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है, ये हमारा क्या करेंगे, इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अपने आप आ जाएगा। तो ए वेक्टर को आप रखेंगे तो ए वेक्टर पूरा का पूरा आपका यहां से यहां होगा, इसका मतलब आई कैप माइनस 3j कैप और प्लस में 5k कैप होगा। इसके बाद क्या करेंगे, तो डॉट करेंगे। उसके ये डॉट है तो डॉट, ए था तो ए की जगह आप ए रख दिए, डॉट की जगह डॉट रख दिए। अब बी वाला को रखेंगे तो बी वाला हमारा यहां पर है, और कहेंगे ये आई कैप माइनस 3j कैप, और माइनस यहां पर हमारा एक कैप है यहां पर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो एक रिलेशन याद रखना, अगर कभी भी आई डॉट आई कहते तो 1 होगा, जे डॉट अगर जे करते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती, तो कहेंगे 1 होती है, और अगर के डॉट अगर के करते तो इसकी भी वैल्यू कितनी, 1 होगी। और दूसरा बात याद रखना, अगर आई डॉट अगर कोई डिफरेंट हो गया तो 0 हो गया, जे डॉट अगर डिफरेंट हो गया, के हो गया, तो ये भी 0 होगा। अगर कहेंगे यहां पर हम लोग कि अगर के डॉट अगर हमारा ये भी डिफरेंट हो गया तो हमारा 0 हो जाएगा। डिफरेंट को अगर करेंगे तो 0 हमेशा मिलेगा, लेकिन अगर बात करते हैं मेरे दोस्त सेम सेम में तो 1 होता है। तो आप देख लीजिए गुना ऐसे ही करना होता है, सेम सेम में डिफरेंट वाला तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए सिर्फ सेम सेम में करेंगे। आई से आई सो करेंगे तो आई डॉट आई का मान कितना, कहेंगे 1 हो जाएगा। यहां पर माइनस है, और जे डॉट जे का मान, जे को जे से, आई को आई से, के को के से करना है। तो आई को आई से करेंगे तो ये आई डॉट आई का वैल्यू कितना होता है, कहेंगे 1 होता है, इसलिए 1 हो गया। जे डॉट जे का वैल्यू भी 1 होता है, लेकिन यहां -3 है, तो -3 गुना -3 कितना होगा, कहेंगे ये पर आपका +9 आ गया। और फिर यहां पर के डॉट के हमारा क्या होता, कहेंगे 1 होगा, लेकिन यहां पर +5, यहां पर -a, इसका मतलब -5a हो गया। और इतना बराबर क्या कर देना, तो हम लोगों को 0 कर देना है। ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्त इन सब को हम लोग को क्या करना, तो 0 के बराबर करना है। इनको 0 के बराबर करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा, और यहां से अगर आप 5a को कैलकुलेट कीजिएगा तो उधर जाएगा, यानी कि ये 10 हो गया। a का मान कितना होगा, कहेंगे यहां पर 2 हमारा हो गया, यानी जो a टर्म इसमें था उसका मान कितना होगा, कहेंगे 2 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके यहां पे राइट हो जाएंगे, बिल्कुल बी करेक्ट होगा।
ऑप्शन बी आपका -5 कभी नहीं हो सकता है, गलत दे रखा है सॉल्यूशन सर, वो गलत आपका दे रखा है। आंसर करेंगे सर प्लीज प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर टेस्ट सीरीज में नहीं प्रोवाइड हो रहा है, बाय करने पर भी प्लीज आपकी टीम से अनुरोध है कि प्लीज टेस्ट सीरीज। अच्छा देख लेते हैं राजीव कुमार जी, आपका हम मैसेज आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको उल्टा पुल्टा दिया है, लेकिन हम आपको सुधरा देते हैं। कह रहे मेरे भाई इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इसमें बोला गया है कि वेग समय ग्राफ की बात करते हैं। इसका मतलब है कि वेग और समय के बीच में कोई ग्राफ होगा। ये वेग का एक्सिस है, ये हमारा वेग का हो गया, और इधर हमारा समय का एक्सिस हो गया। इसके बीच में कोई भी लाइन अगर खींच देंगे तो वह ग्राफ होगा। तो यहां पर जो लाइन खींचा हुआ है उसको बोल्ड कर देते, यही हमारा ग्राफ है। यहां पर यही हमारा ग्राफ है, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, और सी से फिर डी पे आ गया। तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है यही हमारा ग्राफ है। अब वो कह रहा है मेरे भाई इसमें कि कौन सा भाग ग्राफ का शून्य त्वरण और मंदन को दिखाता है, यानी कि शून्य त्वरण को भी रिप्रेजेंट करता है और मंदन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ग्राफ का कौन सा भाग, तो इक्वेशन ऐसे नहीं बनेगा। इक्वेशन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। पहले इस बात को समझिए। आप कहेंगे सर ये कैसे बनेगा, मान लेते हैं मेरे भाई ये y है, ये x है, इसके बीच में कोई भी ग्राफ हो सकता है, ऐसा 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 कुछ भी हो सकता है। अगर जो लाइन आप ड्रॉ कर दीजिएगा वही ग्राफ हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई कि मान लेते कि ये हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ किए, इसको हम क्या कह दिए यहां पर ग्राफ। तो इस ग्राफ का जो ढाल होता है, इसका जो स्लोप होता है वो कैसे निकलेगा, क्योंकि y और x है तो y/x ही स्लोप होता है। ये y/x स्लोप हो गया। सेम यही चीज यहां लागू करेंगे, तो यहां पर भी आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा। तो इस ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, तो इस ग्राफ की अगर हम पूरे ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, तो इस पूरे ग्राफ की अगर बात करते हैं, इस ग्राफ का हम स्लोप अगर निकालते हैं, इस ग्राफ का स्लोप हमारा, इस ग्राफ का स्लोप y/x था, तो इस ग्राफ का स्लोप कोई भी लाइन है उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, कहेंगे v/t होगा, यानी कि ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम, और वेग बटे अपन में समय क्या देता है, कहेंगे ये हमारा त्वरण देता है, यानी एक्सेलेरेशन की बात करता है। यहां से एक्सेलेरेशन मिल गया। एक चीज क्लियर हो गया कि अगर वेग और समय के बीच में कोई ग्राफ होगा तो उसका स्लोप हमें क्या निकला, तो हम कहेंगे इसका स्लोप हमें त्वरण देता है। अब कहेंगे अगर किसी का स्लोप अगर बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा, चूंकि बराबर है। स्लोप 0 तो त्वरण 0, स्लोप घटेगा तो त्वरण घटेगा। अब मेरे दोस्त स्लोप का मतलब समझते हैं ना, जैसे घर में सीढ़ी है तो स्लोप नीचे से देखते हैं, जमीन से देखते हैं कितना एंगल पर है। ज्यादा एंगल पर तो ज्यादा स्लोप, कम एंगल पर तो कम स्लोप, अगर जमीने पर आ गया तो 0 स्लोप। तो आप इस ग्राफ को देखिए, तो इस ग्राफ में इसको अगर आप देखिएगा गौर से, ये वाला ग्राफ जो आपको कंप्लीटली यहां से यहां हम आपको बताना चाहते हैं, इसको अगर गौर से देखिएगा, इसका स्लोप आप कहिएगा सर इसमें तो कोई स्लोप ही नहीं है, इसका स्लोप 0 है। इसमें स्लोप है, लेकिन इसमें कैसा स्लोप होगा, तो कहेंगे इसमें स्लोप हमारा पॉजिटिव है। यहां पर जो स्लोप होगा इस ग्राफ का, इसमें पॉजिटिव स्लोप है। इसमें कैसा स्लोप है, तो कहेंगे यहां पर इसमें पॉजिटिव स्लोप है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है पॉजिटिव स्लोप, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और स्लोप हमारा tan थीटा के बराबर भी होता है, और tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसका मतलब इसकी अगर बात करते हैं, इस ग्राफ की बात करते हैं, तो कहेंगे हम लोग ग्राफिकली इसका स्लोप हमारा नेगेटिव है। अब आप समझ लीजिए मेरे भाई कि स्लोप यहां कर जो कुछ भी है वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, त्वरण को। अगर स्लोप पॉजिटिव है ए से बी में, तो इसका मतलब त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। पॉजिटिव का मतलब बढ़ना होता है। स्लोप अगर नेगेटिव है तो त्वरण का मान घटना होता है। तो स्लोप अगर मेरे भाई त्वरण अगर हमारा नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव, तो कहेंगे यहां पर जो एक्सेलेरेशन होगा ये हमारा नेगेटिव होगा, और नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम क्या कहते हैं, तो इसी को मंदन कहते हैं। एक बात तो क्लियर हो गया कि सी से डी जो है वो मंदन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी से सी जो है ये ग्राफ का जो स्लोप है वो 0 है। और अगर किसी ग्राफ का स्लोप अगर 0 होगा तो उसमें त्वरण का मान 0 होगा, क्योंकि स्लोप त्वरण के बराबर है। स्लोप 0 तो त्वरण 0 होगा, इसका मतलब इसमें शून्य हमारा होगा त्वरण। तो यहां से यहां शून्य त्वरण, यहां से यहां त्वरण घट रहा है, इसका मतलब है नेगेटिव, यानी कि मंदन हो जाएगा। तो ये हमारा त्वरण हमारा शून्य और ये मंदन, इसका मतलब बी से लेकर के डी तक, बी से लेकर के डी तक, क्योंकि पहले शून्य त्वरण कह रहा है फिर मंदन कह रहा है, तो पहले शून्य त्वरण फिर मंदन। यहां तो त्वरण हमारा बढ़ रहा है ना, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे क्वेश्चंस में, क्योंकि इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया। शून्य त्वरण यानी ये शून्य, मंदन तो ये वाला, तो बी से लेकर के डी तक का जो पॉइंट है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो बी डी कहीं दिया ही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर जो इस क्वेश्चन का कहेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे इस क्वेश्चन के अगर आंसर अगर करना होगा तो आप आंसर करना बी से डी रीजन हमारा राइट होगा। अगर सिर्फ आपको शून्य त्वरण अगर बोलता तब हमारा बीसी रीजन होता, तब बीसी रीजन होता।
अगर आपको मंदन सिर्फ बोलता तब आपका ये वाला रीजन होता, सी डी रीजन होता। तो यहां क्वेश्चंस पूछने का तरीका है, इसमें शून्य त्वरण के साथ मंदन भी अगर बोला है, शून्य त्वरण और ये मंदन, तो ये शून्य त्वरण ये मंदन, इसका मतलब बी से सी, सी से डी, इसका मतलब बी से डी, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं बी से डी हमारा, तो कहेंगे बी से सी और फिर सी से डी हमारा होगा। तो बी से सी में हमारा शून्य त्वरण हमने आपको दिखा भी दिया, और सी से डी में हमारा यहां पर मंदन हो गया। तो आप ऐसे करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, अगर आपको पता होता तो बन जाता। वैसे इस क्वेश्चन के आंसर अगर हम लोग करेंगे तो बी से सी और सी से डी, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया है, इसमें ए से बी से सी और सी से डी। अगर सिर्फ शून्य त्वरण बोलता तब आंसर हमारा ये होता, अगर सिर्फ मंदन बोलता तो आंसर हमारा सी से डी होता। लेकिन आपको तो शून्य त्वरण और मंदन भी बोल दिया है, इसका मतलब कहां से कहां जाना होगा। इसके आंसर को अगर हम लिख देते हैं यहां पर, तो कहेंगे यहां पर बी से हमारा क्या होगा, तो कहेंगे बी से सी, और फिर हम कहेंगे कहां पे, तो कहेंगे हमारा सी से कहां पे, तो कहेंगे सी से डी होगा। बी से सी और फिर हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर सी से डी होगा। तो बी से सी और सी से डी हमारा होगा। बी सी में क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर त्वरण का मान शून्य होगा, और सी से डी में त्वरण का मान नेगेटिव, और त्वरण का मान नेगेटिव को क्या कहते हैं, तो मंदन कहते हैं। ये आंसर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं, अगला है कि किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की एक ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया। तो सबसे पहले तो आप यहां पर घर का छत बना दीजिए। ये अनुप्रस्थ इमारत है हमारा, ये इमारत है, मान लेते ये मकान है, और ये मकान है, तो मकान की ऊंचाई कितनी है मेरे भाई, तो ये ऊंचाई आपको मकान का दे दिया है, ये 19.6 मीटर की ऊंचाई है। अब यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है। अनुप्रस्थ प्रक्षेपित का मतलब होता है मेरे दोस्त, अनुप्रस्थ प्रक्षेपित का मतलब होता है यहां पर क्षैतिज दिशा में। याद रखेंगे कैसे, इसका मीनिंग होता है क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज उसको फेंका गया, तो क्षैतिज अगर फेंका तो क्षैतिज ये ना होगा, ऐसे फेंका गया। और ऐसे अगर किसी भी फेंक से गेंद को अगर फेंका गया तो कितने मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड। एक बात याद रखना, इसका शॉर्टकट हम आपको बताना चाहते हैं, और वह शॉर्टकट ही यहां काम करेगा। अब ये शॉर्टकट क्या होता है, अगर किसी भी गेंद को यहां से आगे फेंका गया तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, ये गेंद हमारा कुछ ऐसा पाथ लेगा, और ऐसे हमारा यहां पर गिरेगा, पैराबोलिक पाथ होता है, परवलयाकार पाथ होता है, यहां गेंद पहुंचेगा। अब इस गेंद को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो कहना अंडर रूट में 2h/g लगेगा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब u का मान यहां पर 0 ना हो। अगर u का मान 0 हो जाएगा, आगे गेंद आएगा नहीं आएगा। तो u हमारा यहां पर कुछ भी हो, 5, 25, 50, 100, 78, 20, कुछ भी हो, इसके जगह पर कुछ भी हो, टाइम इसको इतना ही लगना है, क्योंकि टाइम को इसके वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। u का मान 0 बस नहीं होना चाहिए, u का मान कुछ भी हो लेकिन 0 नहीं हो, तो टाइम यहां पर पहुंचने में इतना ही लगेगा। इस बात को याद रखना, डायरेक्ट तुम लगा सकते हो। अब बता दो मेरे भाई, तुमसे पूछा आ गया है वह गेंद का धरातल तक में पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो तुम यहां पर कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला यहां पर √2h/g अगर लगाएंगे तो हमको सब कुछ दे रखा है। ये 2 और हाइट कितना दे रखा है, तो 19 यहां पर 6, g का मान 9.8, ये कट जाएगा और यहां पर 2, इसका मतलब 2 दूनी 4, अंडर रूट में अगर 4 हुआ तो ये हमारा 2 हो गया। इसका मतलब टाइम जो लगेगा वो 2 सेकंड लगेगा। आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंडीशन वाला क्वेश्चन था। अगर आपको ये पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला अगर पता है तो बन जाता, नहीं पता होता नहीं बनता। ये हॉरिजॉन्टल अगर जब किसी भी चीज को फेंकते हैं ना, ऐसे जब फेंकेंगे तो इसको किसी भी वेग से फेंकेंगे, जमीन पर पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो इतने ही लगेगा। चाहे आप वेग ज्यादा दीजिए या कम दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, तो कहेंगे इतना ही टाइम लगता है। ठीक है, याद रखना आप। आगे चलते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित अगर नहीं होता है, मेरे दोस्त यहां पर किसी गतिमान वस्तु पर कह रहा है कोई बल आरोपित अगर नहीं होता है, तो वह किसके कारण रुक जाएगा। जाहिर सी बात है कि गतिमान वस्तु चल रहा है सतह पे और उस पर कोई बाहर से कोई बल नहीं लग रहा, जाहिर सी बात घर्षण के कारण वो रुकेगा। बीच में घर्षण ना होगा उसके कारण वो रुकेगा। आंसर करेंगे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है आपका कि एक 800 केजी की कार 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और ब्रेक लगने के बाद, ब्रेक लगने 5 सेकंड के बाद वह रुक जाती है। अब रुकने की बात कर रहा है, इसका मतलब अंतिम वेग, उसका फाइनल वेग तो 0 हो जाएगा।
और प्रारंभिक वेग इसका कितना है तो कहेंगे इतना दे रखा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर अंतिम वेग को हम लोग यहां पर v से दिखाते हैं, वो हमारा 0, चूंकि रुकने की बात हो रही है, और प्रारंभिक वेग आपको यानी कि u से दिखाते हैं, ये आपको 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड हमारा होगा। अब 18 से हम काटेंगे तो 5 हो गया, और ये कितना तो कहेंगे 25 मीटर पर सेकंड इसका प्रारंभिक वेग होगा। अब कह रहा है कि ब्रेक किसके द्वारा, ब्रेक द्वारा बोल रहा है, ब्रेक द्वारा लगाया गया जो बल होगा वो कितना होगा। मेरे भाई बल का तो एक एक फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं, F बराबर ma। अब ये m तो होगा ही होगा, लेकिन एक बात याद रखना, त्वरण हमारा होता है वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन तो ये समय से डिवाइड दर को रिप्रेजेंट करता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यहां पर dv अपॉन में क्या करेंगे तो dt कह दिए। तो वेग में परिवर्तन कितने का हुआ, तो यहां पर 90 से क्या होगा तो 0 हो गया, इसका मतलब हमारा 25 से क्या होता 0 हुआ, लेकिन ये हमारा अंतिम मैंने से प्रारंभिक को घटाएंगे तो ये हम कहेंगे वेग में परिवर्तन का मतलब होता है क्या, तो कहेंगे वेग में परिवर्तन का मतलब होता है फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग होता है। तो फाइनल वेग जो इसका अंतिम वेग हो तो 0 हो गया, और इनिशियली कितना था तो कहेंगे ये 25 था। इसका मतलब है कि वेग में परिवर्तन माइनस 25 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब वेग में परिवर्तन प्लस 25 नहीं होगा, यहां पर कितना होगा तो कहेंगे ये हमारा माइनस 25 होगा। कितना टाइम ये ले रहा है तो कहेंगे रुकने में 5 सेकंड ले रहा है, इसका मतलब ये कट जाएगा तो माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब पुट कर दीजिए यहां पर, आप कहेंगे सर द्रव्यमान कितना, तो 800 केजी का है, और त्वरण जो ये पूरा निकल करके है, पूरा जो निकल करके है वो कितना निकल करके तो -5, इसका मतलब यहां पर -5 रख देते हैं डायरेक्ट, और कहेंगे ये 8 5 4, यानी कि 4000 आ गया माइनस में। अब ये माइनस क्या इंडिकेट कर, इतना न्यूटन होगा, लेकिन ये माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि जो ब्रेक है वो पहिया में अगर लगेगा तो दोनों के बीच में घर्षण होगा ना, तो उसमें घर्षण बल आएगा, तो घर्षण बल ही ने उसको रोका है। तो घर्षण बल ऑलरेडी नेगेटिव होता है, और नेगेटिव बल के साथ में कभी नेगेटिव आंसर नहीं होगा। इसलिए अगर हम यहां पर घर्षण बल की अगर बात करते हैं तो घर्षण बल उसको रोकने का काम कर रहा है, इसलिए घर्षण बल के साथ कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए हम 4000 ही आंसर करेंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा प्लस कर देगा, इसलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन फील करता है। मेरे भाई आप जान लीजिए कि अगर सैटेलाइट के अंदर की बात करेगा तो हमेशा याद रखना जी का मान 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, हमारे स्पेस में भी जी का मान 0 होता है। तो अगर कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर कोई भारहीन महसूस कर रहा है, इसका मतलब है ये कैसा कंडीशन में पहुंच गया, ये फ्री फॉल कंडीशन में पहुंच गया। ये किस कंडीशन में पहुंच गया तो फ्री फॉल कंडीशन में। और कहेंगे जब वह भारहीन फील कर रहा है, जब वह भारहीन फील कर रहा है, इसका मतलब उस पर ग्रेविटी फोर्स नहीं लगा रही है। क्योंकि अगर कोई फ्री फॉल अगर हो गया, भारहीन अगर महसूस, इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो, अगर कोई भारहीन महसूस कर रहा है, इसका मतलब अगर कोई भारहीन महसूस कर रहा है तो जी का मान तो 0 हो जाएगा, और जी का मान अगर 0 हो जाएगा तो कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल भी हमारा क्या होता है 0 हो जाएगा, आकर्षण बल का मान 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि एक वस्तु की घूर्णीय गतिज ऊर्जा कितनी है, यानी रोटेशनल एनर्जी ई है, और जड़त्व आघूर्ण कितना दे रखा है तो आई दे रखा है, तो वस्तु का कोणीय संवेग पूछा है। कुछ नहीं करना है, तो आपको जानना है कि रोटेशनल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, और ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। अब इस रोटेशनल एनर्जी को क्या बोल दिया, घूर्णीय ऊर्जा को ई बोल दिया, ई रख दिया, ये हमारा हाफ हो गया, यहां पर आई हो गया, यहां ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ओमेगा को अलग करेंगे, ये ओमेगा में हमारा क्या होता है कि अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 2e अपॉन में आई हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्या करते हैं इसी में, हम यहां पर तो हमारा इसी से निकल करके आया, इसी में थोड़ा खेला किया जाए। तो थोड़ा खेला करने का मतलब है कि इसी में आपको क्या करना पड़ेगा, ये रूट को थोड़ा सा हम और बड़ा करके लिख देते हैं। इसी रूट के अंदर अगर हम ऐसा बोले आपको कि आई से हम गुना भी करेंगे और आई से हम डिवाइड भी करेंगे, तो आपको कहीं से दर्द नहीं होना चाहिए। और इस चीज को हम यहां पर लिख सकते हैं, जितना से गुना के उतने से डिवाइड करेंगे, लेकिन हम लोगों को एक रिलेशन मिल जाएगा, 2ei तो होगा ऊपर में, लेकिन आई स्क्वायर हो गया तो वो हमारा नीचे आ जाएगा रूट के बाहर। अब हमारे पास ये रिलेशन मिल गया, हम यहां से कह सकते हैं मेरे भाई कि जो रूट अंडर हमारा यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर रूट अंडर 2ei हमारा है, ये रूट अंडर है, ये किसका तो कहेंगे हमारा किसका तो आई इंटू ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ये आई इसमें गुना हो जाएगा, और आई इंटू जो ओमेगा देखते हैं इसी को एल कहते हैं, और यही एल हमारा क्या होता है कहेंगे कोणीय संवेग होता है। यही एल हमारा क्या होता है कहेंगे यहां पर
कोणीय संवेग होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा, या फिर इतना के बराबर होगा। तो आप देख लीजिए इसमें से √2EI भी हमारा यहां पर दे रखा है, आपके आंसर आ जाएंगे। तो बस आपको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, दिमाग लगाना था, आपके आंसर आ जाते हैं। आगे चलते हैं। एक पूर्ण दोलन की बात कही जा रही है। देखो पूर्ण दोलन मतलब कंप्लीट, जहां से चला वहां पे पहुंच गया। अगर जहां से चला वहां पहुंच गया तो उसका विस्थापन तो 0 ना होगा। तो मेरे दोस्त यहां पर बोला कि पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक सूत्र द्वारा किया गया कार्य अगर पूछा है तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तब विस्थापन 0 तो कार्य 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्य की अगर बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर बल गुना विस्थापन होगा। और पूर्ण दोलन की बात करते हैं यानी कंप्लीट, अगर वो अपना पॉइंट जहां से चला वहीं पर पहुंच गया तो कहेंगे ऐसी परिस्थिति में इसका विस्थापन का मान 0 हो जाएगा। और अगर ये विस्थापन अगर 0 हो गया तो कहेंगे कार्य का मान भी 0 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो कार्य का मान 0 शून्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, हमारा किस दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण। तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये साइन कन्वेंशन कहता है कि ये हमारा अवतल दर्पण है। ये कैसा दर्पण है मेरे भाई, अवतल दर्पण। इसको पोल कह दिए। इधर कर्व है तो सेंटर यहां पर, तो मुख्य फोकस यहां पर। और एक बात जान लीजिए, कोई भी दूरी अगर मापते हैं दर्पण में तो पोल से मापते हैं। तो पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और साइन कन्वेंशन हमारा कहता है कि इधर अगर हम जाएंगे तो प्लस, और इधर हम जाएंगे तो क्या लेते हैं, तो इसको माइनस लेते हैं। ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे जाएंगे तो इसको क्या लेंगे, तो माइनस लेंगे। समझना गौर से। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हम इधर की ओर जा रहे हैं फोकस को लेकर के, इधर हमारा फोकस अगर जा रहा है, इधर तो माइनस ना होगा, इसलिए फोकस दूरी ये वाला जो एफ होगा ये नेगेटिव हम लोग लेंगे। तो इधर आपको समझना, इसी जगह से इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस। इसका मतलब है कि हम साइन कन्वेंशन में कुछ नहीं कहेंगे, जो फोकस दूरी का मान होगा हमारा माइनस में होगा। कितना, तो 10 सेंटीमीटर फोकस है, इसका मतलब -10 हम लोग लेंगे। तो साइन कन्वेंशन यहीं से देखेंगे, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस, इधर गया कहेंगे ये हमारा माइनस हो गया। दूसरा बात कह रहा है मेरे भाई कि यहां पर अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा स्थापित किया गया है, किसको, तो वस्तु को। इसका मतलब वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होगा, इस बात को ध्यान रखना। वस्तु की दूरी क्या होती है, हमेशा निगेटिव होता है। और ये -15 सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे पूछा है कि बताइए जो प्रतिबिंब उसका बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो आप दर्पण का सूत्र लगाइए और भी का मान निकालिए। आप कहेंगे सर दर्पण का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहां पर दर्पण का हम सूत्र इस्तेमाल करते हैं, और दर्पण का सूत्र कहता है 1 हमारा क्या होता है, 1/f = 1/v, प्लस में 1/u होता है। ये दर्पण का फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है, तो फोकस दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या है, तो कहेंगे वस्तु की दूरी। हमको क्या चाहिए, तो प्रतिबिंब की दूरी चाहिए, तो 1/v को बाहर कर लेंगे। ये 1/f माइनस 1/u, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f का मान आपको पता है कि -10 है, तो -10। ये माइनस तो ऑलरेडी इस फॉर्मूला का है, लेकिन ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या करेगा, तो प्लस कर देगा। और ये 15, इसको सॉल्व कर लीजिए। 15-10 का एलसीएम तो हमको लग रहा है कि 30 हो जाएगा, और 30 से इसको सॉल्व करेंगे तो 10 यहाँ 30, इसका मतलब -3, 15 दूना 30, इसका मतलब +2 हो जाएगा। यानी कि -1 हमारा कितना होगा, यहाँ पर 30 हो गया। इसका मतलब है मेरे भाई क्या निकल करके आया, 1/v का मान -1/30 आया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो v आया है वह -30 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी है वो -30 आया है, तो -30 मतलब इधर ही बनेगा। और जब इधर बनेगा तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। इधर होता तो काल्पनिक, इधर प्लस होता। तो इधर माइनस में आया है, इसका मतलब माइनस तो इधर ना होगा, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। कितना दूरी पर, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यानी आपके आंसर यहां पे सी होंगे। लेकिन इसको देख करके लग रहा है कि इधर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि दर्पण के आगे बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा तो कैसा कहेंगे, उल्टा बनेगा। अगर दर्पण के पीछे अगर बनता तो प्लस अगर आता तो इधर जाता, और वैसी परिस्थिति में काल्पनिक हो जाता। दर्पण के पीछे काल्पनिक होता है, लेकिन हम कहेंगे इसको देख करके हमको वास्तविक का फीलिंग आ रहा है। और देखिए वस्तु को 15 सेंटीमीटर पर रखे थे, दर्पण अगर हमारा 30 सेंटीमीटर बन रहा है, इसका मतलब हम प्रति दर्पण के नीचे नजदीक जा रहे हैं तो प्रतिबिंब बड़ा भी बनेगा। आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में चोक कुंडली का इस्तेमाल करते हैं, धारा को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। जो चौक होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, तो धारा को कंट्रोल करते हैं, धारा को कम करने का काम करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए
आज का डिस्कशन आपका यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। आज का क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा था, कुछ कुछ क्वेश्चन में आंसर में भी वेरिएशंस आया, लेकिन हम सुधरवा दिए हैं। जहां जहां जो जो बताएं उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा आपको कंसेप्ट देता है, हमेशा वहां सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।